हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम लोग डार्क स्पेशलिस्ट के एपिसोड 62 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में टोमिन अपने साथियों के साथ इसके ऊपर डिस्कस करता है कि वो टाइगर टूथ माउंटेन के ऊपर कब्जा कैसे करेगा, क्योंकि निंग आर्मी ने उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ अपना कब्जा कर रखा है। अगर वो लोग नीचे की तरफ से अटैक करते हैं तो निंग आर्मी उनके ऊपर पत्थर फेंक के उन्हें हरा सकती है और ऊपर जाने के लिए उन्हें पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो लोग इतने सारे सोल्जर्स को लेके पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। टोमिन साओ से पूछता है क्या उसके पास कोई सजेशन है। साओ कहता है अगर उसे 5 लाख सोल्जर और डार्क एरो टीम मिल जाए तो वो टाइगर टूथ माउंटेन के ऊपर कब्जा कर सकता है। किवे उससे कहता है क्या वो सच में सीरियस है। अगर वो फेल हुआ तो किवे उसे अलग अलग तरह की सजा देगा, क्या उसे ये मंजूर है। साओ कहता है अगर मैं इसे करने में फेल हो गया तो मेरा सर कलम कर देना। टोमिन साओ से कहता है ठीक है, मुझे इंतजार है कि तुम अच्छी खबर कब लाते हो। इसके बाद हम लोग टोमिन को उसके मेंशन के अंदर देखते हैं। टोमिन वॉर के बारे में सोच रहा था, तभी उसके पास सावना आते हैं और बताते हैं कि वो बेसिया वापस जा रही है। लेकिन टोमिन को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने साथ अपने घुड़सवारों को लेके नहीं जाएगी। टोमिन पूछता है लेकिन अचानक से क्यों, जब यहाँ पे वॉर खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें सही सलामत वापस भेज दूंगा। सावना कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ और मुझे ये नहीं पता है कि हम दोबारा कब मिलेंगे। टोमिन कहता है जब वॉर रुक जाएगी और सारी चीजें सही हो जाएंगी तब तुमसे मिलने में वापस आऊंगा। लेकिन सावना टोमिन अपना ख्याल रखे ये कहकर वहाँ से चली जाती है और सावना जाते हुए रो रही थी। सावना के जाने के बाद पता नहीं क्यों टोमिन को कुछ उदासी सी फील होने लगती है और वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। इसके बाद टोमिन के पास बेसिया सिटी के आर्मी के लीडर ग्रे और बायरन आते हैं जो टोमिन से कहते हैं कि हम भी सावना के साथ वापस जा रहे हैं। वो दोनों टोमिन से पूछते हैं कि उसने सावना को रोका क्यों नहीं, लेकिन टोमिन इस पोजीशन में नहीं है कि वो सावना को रोक सके। ग्रे बताता है ये किंग का ऑर्डर है कि सावना को जितनी जल्दी हो सके बेसिया सिटी वापस जाना है, क्योंकि दुकी सिटी के किंग ने अपने बेटे का मैरिज प्रपोजल रखा है। तुमने दुकी के प्रिंस को देखा होगा, वो सावना को काफी पसंद करता है, लेकिन प्रिंसेस उसके लिए कुछ भी फील नहीं करती हैं। वो इस मैरिज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर उसके फादर ने इसके लिए अग्री कर दिया तो फिर उसके पास ऑब्जेक्शन करने का कोई भी हक नहीं होगा। बायरन कहता है ऐसा तो है नहीं कि तुम भी प्रिंसेस के लिए कुछ भी फील नहीं करते हो। टोमिन कहता है मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ कि मैंने ये सब कुछ समझा नहीं। इसके बाद टोमिन टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके वहाँ से चला जाता है। बायरन कहता है कि प्रिंसेस की खुशी अब सिर्फ तुम पर निर्भर करती है। क्यूवे टोमिन को ऐसे उड़ते हुए देखता है तो वो पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन टोमिन क्यूवे से पूछता है क्या तुमने सावना को देखा है, तो क्यूवे साइड में इशारा करते हुए कहता है कि वो इस तरफ गई थी। इसके बाद टोमिन सावना को पूरी सिटी में हवा की तरह ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलते हैं। लेकिन जब टोमिन एक गली में उसे ढूंढ रहा था तब उसे एक लड़की मिलती है जिसके बालों का कलर सावना की तरह था। लेकिन जब वो लड़की पीछे पलटती है तब वो लड़की इतनी सुंदर थी कि टोमिन के टट्टे उसके मुंह में आ जाते हैं। इसके बाद टोमिन वहाँ से गायब हो जाता है। हम लोग टोमिन को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो गई थी उस लड़की से मिलके। इसी के बाद सावना टोमिन के पास आती है और उससे कहती है मुझे पता चला कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। लेकिन टोमिन सावना को वो लड़की समझ लेता है तो उससे कहता है कि तुमने गलत पर्सन को ढूंढ लिया, मैं टोमिन नहीं हूँ। सावना वहाँ से जाते हुए कहती है मुझे लगा कि तुम मुझसे बात करना चाहते थे, इसीलिए मैं वापस आ गई थी और मैं तुमसे मिलने के लिए नंगे पैर आई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। और फिर सावना वहाँ से जाने लगती है। टोमिन कहता है ये सही पर्सन है। इसके बाद टोमिन शैडो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए सावना को कमर से पकड़ लेता है और उसे किस कर लेता है। किस करने के बाद टोमिन कहता है मैं जानता हूँ कि मैं ये कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ रहो। अगले दिन सावना बेसिस सिटी के लिए वहाँ से निकल जाती है। टोमिन बैरन से कहता है कि प्रिंसेस का ख्याल रखना। बैरन कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए प्रिंसेस का ख्याल रखूंगा। सावना जाते हुए कहती है टोमिन वो वादा मत भूलना जो तुमने मुझसे कल किया था। इसके बाद सावना अपने घोड़े को लेके वहाँ से चली जाती है। टोमिन सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कहाँ पे चली जाती हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। क्यों टोमिन की टांग खींचते हुए कहता है ऐसा लगता है कि हमारा हीरो ब्यूटी के चक्कर में फंस चुका है। लेकिन टोमिन खांसते हुए कहता है कि वॉर के लिए तैयारी शुरू कर दो। इसके बाद हम लोग टोमिन को देखते हैं। टोमिन की आर्मी टाइगर टूथ माउंटेन के ऊपर अपना डेरा बसा देती है। लेकिन टोमिन का जो कैंप होता है उसे टाइगर टूथ माउंटेन के बाहर लगाया गया है। साओ टोमिन से कहता है यहाँ पे वॉर जीतने के लिए 3 तरह की रणनीतियां हैं। पहली तो ये कि हमारी तरफ से फाइट कौन शुरू करता है, दूसरी है कि हम और एनिमी किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, और तीसरी है कि हमारा एनिमी किस बारे में सोच रहा है। टोमिन कहता है आसान शब्दों में समझाओ, मुझे और मेरी ऑडियंस को कुछ भी समझ में नहीं आया है। साओ कहता है हमें बस एक पर्सन को मारना है, इसके बाद हम लोग ये बैटल जीत जाएंगे। टोमिन पूछता है और मारना किसे है। साओ कहता है जी इंग को। इसी रात टोमिन की आर्मी जोंगटियन की आर्मी के ऊपर फायरो एरो शूट करने लग जाती है। एक सोल्जर जी इंग को बताता है कि हमारे ऊपर एनिमी का हमला
हमला हुआ है। जी इंग पूछता है कि उन्होंने हमारे ऊपर हमला कैसे किया है, तो वो बताते हैं कि वो बस दूरी से हमारे ऊपर आग वाले तीर चला रहे हैं। जी इंग सोचता है ये अटैक तो सिर्फ एक झांसा है, वो लोग पक्का पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होंगे। इधर हम लोग देखते हैं कि टोमिन बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। टोमिन अपनी आर्मी को लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे वही ब्लेड वाली कार्ट आ जाती है। लेकिन टोमिन अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कार्ट को रोक लेता है और बाकी सबसे कहता है मैं इसे रोके रखता हूँ, तब तक तुम लोग साइड से निकल जाओ। इधर जी इंग अपने सोल्जर से कहता है कि आर्मी को रेडी करो और अगर हमारे दुश्मन भागना चाहते हैं तो उन्हें भागने दो, उनका पीछा मत करना, क्योंकि हमारा मेन मकसद सिर्फ इस रोड को ब्लॉक करना है, कोई भी एनिमी माउंटेन के ऊपर चढ़ ना सके। इधर हम लोग देखते हैं कि वो कार्ट इतनी भारी होती है कि टोमिन को भी रोकने में काफी दिक्कत होती है। इसके बाद टोमिन टाइगर वॉरियर को बुलाता है और टाइगर वॉरियर अपने हथौड़े के साथ उस कार्ट को रोकता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कार्ट को उठा के पीछे की तरफ फेंक देता है। इसके बाद सभी लोग खुश होने लगते हैं तो टोमिन उनसे कहता है कि खुश होने की जरूरत नहीं है, टाइगर वॉरियर की ताकत कमाल की है, लेकिन तब खुश हो लेना जब हम लोग एनिमी को यहाँ से भगा देंगे। एक सोल्जर जी इंग को बताता है कि उन्होंने कार्ट को तोड़ने के बाद वापस ऊपर चढ़ाई नहीं की है, जिससे जी इंग समझ आता है कि उनका असली मकसद कैंपस को उड़ाना है, ना कि ऊपर चढ़ना। इसके बाद जी इंग अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि रिइंफोर्समेंट को बढ़ा दो, हमारे साथ फाइट होने वाली है। इसके बाद निंग आर्मी के सोल्जर्स जो कि ऊपर की तरफ थे वो नीचे की तरफ उतरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें रिइंफोर्समेंट की जरूरत है। हम नीचे की तरफ देखते हैं तो साओ नीचे वाले सोल्जर के साथ फाइट कर रहा था। युवे उसे बताता है कि जितने भी सोल्जर्स हैं रिइंफोर्समेंट के लिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। साओ युवे से कहता है कि एरो तैयार करो और मेरे ऑर्डर कहने पर चला देना। इसके बाद निंग आर्मी नीचे आ जाती है और साओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। साओ युवे से कहता है कि सिग्नल दे दो और इसके बाद साओ तीर चला देता है और ये तीर एक सिग्नल होता है। इसके बाद हम लोग टोमिन को देखते हैं जो पहाड़ के ऊपर की तरफ होता है। टोमिन भी उस सिग्नल को देख लेता है और कहता है कि पत्थरों को नीचे फेंक दो। इसके बाद टोमिन की आर्मी जो पत्थर होते हैं उन्हें नीचे की तरफ फेंकने लग जाती है। इससे निंग आर्मी जो नीचे की तरफ होती है वो सभी मारे जाते हैं। जी इंग वहाँ पे आता है और देखता है कि उसकी आर्मी हारने लगी है, इसीलिए वो ऑर्डर देता है कि जो कोई भी बिना मेरी परमिशन के नीचे जाएगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। साओ ये देख के समझ जाता है कि वो इस फाइट को हार गया है। इसके बाद हम लोग टोमिन को देखते हैं जो कि टाइगर वॉरियर और पैंग को अपने साथ लेके जाता है, क्योंकि वो जी इंग से खुद पर्सनली मिलना चाहता है। कि वे उसे रोकता भी है, लेकिन टोमिन किसकी सुनता है। इसके बाद टोमिन जी इंग से मिलने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और जी इंग के कैंप से होती है। एक सोल्जर आके उसे बताता है कि टोमिन हमारी तरफ आ रहा है। जी इंग फैसला करता है कि वो खुद जाकर पर्सनली टोमिन से मिलेगा और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि मेरी मर्जी के बिना जो कोई भी माउंटेन के नीचे जाएगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इसके बाद जी इंग टोमिन के पास जाता है और कहता है अगर तुम यहाँ पे वॉर के लिए नहीं आए हो तो मेरे पीछे आओ और मुझसे बातें करो आके। जी इंग इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। टोमिन फैसला करता है कि वो अकेले जी इंग के पास जाएगा और उससे बातें करेगा। टोमिन टाइगर वॉरियर और पैंग से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से वापस लौट जाओ, मैं उससे बातें करके आता हूँ। इसके बाद टोमिन माउंटेन के ऊपर चढ़ाई शुरू कर देता है। इसके बाद जब टोमिन ऊपर की तरफ चढ़ रहा था तब हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो आपस में बात करते हैं। उनमें से एक सोल्जर जो हरामी होता है वो सोचता है जी इंग सोच रहा है अगर हम लोग टोमिन के सामने सरेंडर कर देते हैं तो वो हमें जाने देगा, लेकिन टोमिन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, वो एक गद्दार है, इसीलिए हमें उसे मार देना चाहिए। लेकिन बाकी सोल्जर्स उसे कुछ भी नहीं करने देते और उसका मुंह बंद करके उसे रोक देते हैं। इसके बाद टोमिन जब ऊपर माउंटेन पे आता है तो सोल्जर उसे कुछ भी नहीं कहते हैं और उसे सही सलामत जी इंग के कैंप की तरफ जाने देते हैं। टोमिन जब जी इंग के कैंप के अंदर आता है तो जी इंग अपने घुटनों पे बैठा होता है। टोमिन उससे पूछता है तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो। जी इंग कहता है कल की हार के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया है और मैं बस मरना चाहता हूँ। इसके बाद जी इंग अपनी शॉट को बाहर निकालता है और टोमिन की तरफ करते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो, लेकिन मेरे सोल्जर्स के ऊपर तुम दया दिखाना और उन्हें जिंदा जाने देना। टोमिन कहता है तुम काफी समझदार हो और तुमने माउंटेन के ऊपर एक ऐसी फॉर्मेशन बिछाई जिसे हराना काफी मुश्किल था। तुम वफादार हो, लेकिन तुम्हारी वफादारी एक गलत पर्सन के लिए है और तुम एक ट्रू मैन हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए फाइट करो। और टोमिन जी इंग की तलवार को वापस उसे लौटा देता है और जी किंग भी टोमिन के लिए काम करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और सारे सोल्जर्स को बता देते हैं कि हम अब से टोमिन के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद हम उन दोनों भाइयों को देखते हैं। उसके पास एक सोल्जर आता है और कहता है कि जोंगटियान वोंगचेन सिटी चला गया है, इसीलिए उन दोनों को यंगचेन सिटी जाना होगा ताकि वो उसे डिफेंड कर सके। छोटा भाई वूडी कहता है और टोंगमेन को वापस लेने के बारे में क्या। सोल्जर कहता है अगर हम लोग यंगचेन को खो देते हैं तो हम सब कुछ खो देंगे, इसीलिए उसे डिफेंड करना जरूरी है। इसके बाद जनरल सुवो ये ऑर्डर दे देते हैं कि हम सभी यंगचेन वापस जा रहे हैं। इधर टोमिन ने अपने कैंप को यंगचेन सिटी के बाहर लगा दिया था। टोमिन और क्यूए आपस में बात करते हैं कि जैसा हमने
सोचता था जोंग टियान साउथ की तरफ से भाग रहा है। क्यूए टोमिन को बताता है कि वो दोनों जुड़वा भाई यंगचैन को डिफेंड करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, इसीलिए हमें एक आर्मी भेजनी चाहिए ताकि वो उन्हें रोक सके। टोमिन कहता है कि हमें हेवनली ईगल को वहाँ पे भेजना चाहिए और उसको लीड जी इंग करेगा, लेकिन क्यूए को इससे दिक्कत होती है और वो कहता है कि हमें अभी भी नहीं पता है कि जी इंग तुम्हारे लिए पूरी तरीके से लॉयल है या नहीं। टोमिन क्यूए से कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। क्यूए बताता है कि तुम बस अपना गोल पूरा करने वाले हो और तुम राजा के गद्दे के ऊपर बैठने वाले हो, इसीलिए तुम्हें ये पक्का करना चाहिए कि जो लोग तुम्हारी तरफ हैं वो तुम्हारे लिए लॉयल है या नहीं इससे हमारे सोल्जर को संभाल ले और उन्हें सुविधा देने में दिक्कत होगी। इसके बाद हम टोमिन के कैंप को देखते हैं। टोमिन जी इंग को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुम हेवनली ईगल लेके जाओगे और उन दोनों भाइयों को यहाँ पे आने से रोकोगे जितना हो सके उतना टाइम। जी इंग इस ऑर्डर को ले लेता है और कहता है कि मैं ये ऑर्डर पूरा करूंगा। टोमिन जी इंग के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम पक्का गुड न्यूज लेके आओगे। इसके बाद हम उन दोनों भाइयों को 1000 माउंटेन वैली के अंदर देखते हैं, जहाँ से होते हुए वो दोनों यंगचैन सिटी जा रहे हैं। एक सोल्जर उनके भाई के पास आता है और बताता है कि आगे की तरफ हमें दुश्मन के कोई भी निशान नहीं मिले हैं। छोटा भाई कहता है कि हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। बड़ा भाई कहता है कि नहीं, हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि जी इंग वहाँ पे पहले से ही घात लगाए बैठा हुआ था। उसका साथी बोलता है कि हमें शूट कर देना चाहिए, लेकिन जी इंग उसे कहता है कि नहीं, थोड़ा सब्र रखो। जनरल अल राइवल्ड अपने मन के अंदर सोचता है मेरा भाई काफी सतर्क है, उसने आर्मी को 2 बैच में डिवाइड कर दिया है। इसके बाद जी इंग कहता है कि सिग्नल दे दो और जैसे ही वो लोग सिग्नल देते हैं तो ऊपर की तरफ जितने भी सोल्जर्स थे वो सभी जनरल अनराइवल्ड की आर्मी के ऊपर पत्थर गिराना शुरू कर देते हैं। अनराइवल्ड सोचता है कि बस ऊपर से पत्थर ही तो गिर रहे हैं और क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसके सामने जी इंग आ जाता है तो जनरल अनराइवल्ड गुस्सा होकर कहता है कि गद्दार, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर तुम अपनी तलवार नीचे कर देते हो और सरेंडर कर देते हो तो तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। लेकिन तभी ऊपर की तरफ से और ज्यादा पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। अनराइवल अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ अटैक करने को बढ़ता है, लेकिन पत्थर इतनी तेजी से और इतने ज्यादा गिरते हैं कि अनराइवल नीचे गिरने लगता है। जी इंग कहता है कि आज तुम्हारी समाधि मेरे ही हाथों से बनेगी। इसके बाद ऊपर से इतने ज्यादा पत्थर गिरते हैं कि अनराइवल नीचे ही दब जाता है, लेकिन अनराइवल तब भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पत्थरों के ढेर से बाहर निकल आता है और कहता है कि इतनी आसानी से तो नहीं मरूंगा। इसके बाद अनराइवल अपनी आर्मी से कहता है कि अपने घोड़े संभालो और जितने जल्दी हो सके इस वैली से बाहर निकलो। एक सोल्जर जिसको टोमिन ने जी इंग के साथ भेजा है वो कहता है इतने सारे पत्थर गिरने के बाद भी जनरल अनराइवल नहीं मरा। जी इंग कहता है कि आर्मी को संभालो और लाइट कैलवरी और बोमैन को संभालो, हमें जितना जल्दी हो सके उन्हें पकड़ना होगा और जितना समय निकाल सकते हैं उतना निकालना होगा जब तक टोमिन यंगचैन के ऊपर अटैक नहीं कर देता। इसके बाद हम लोग यंगचैन के वेस्टर्न गेट को देखते हैं जहाँ पे टोमिन ने अटैक कर दिया था। टोमिन क्यूए से कहता है कि तुम यहीं पे रुको और आर्मी को कंट्रोल करो, मैं जाके ऊपर अटैक करता हूँ। क्यूए टाइगर वॉरियर और गुवांग से कहता है कि वो जाकर टोमिन को प्रोटेक्ट करें। इसके बाद बहुत सारे सोल्जर्स और टोमिन सीढ़ी लेके दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी यंगचैन वाले उनके ऊपर एक बहुत से बड़े पत्थर से अटैक करते हैं, लेकिन टोमिन अपने साइज के साथ उस पत्थर को काट देता है और अपनी आर्मी से कहता है जितनी जल्दी हो सके वो दीवार के पास पहुंच जाए। इसके बाद टोमिन शैडो ड्रिफ्टिंग का इस्तेमाल करते हुए दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और अपने शैडो कर्स का इस्तेमाल करते हुए एक बंदे के ऊपर लगा देता है। उस बंदे की बॉडी फूलना शुरू हो जाती है और फटने वाली होती है, लेकिन तभी जनरल यंगचैन उस बॉडी को रोक देते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे फटने से रोकते हैं। जनरल चैंग उसी सोल्जर को उठा के टोमिन की आर्मी की तरफ फेंक देते हैं तो टोमिन की आर्मी के ऊपर अटैक हो जाता है। टोमिन पीछे मुड़ के अपनी आर्मी से कहता है कि तुम सभी यहाँ से चले जाओ नहीं तो सभी मारे जाओगे। इसके बाद हम लोग जनरल अनराइवल को देखते हैं जो अपने बड़े भाई के पास आता है और उसे बताता है कि हमारे साथ क्या हुआ। बड़ा भाई अनराइवल से कहता है कि हम लोग रिवेंज को अभी साइड में करते हैं क्योंकि यंगचैन ही हमारे लिए सब कुछ है और हमें यंगचैन को बचाना होगा, लेकिन एक दिन हम उससे बदला जरूर लेंगे और उसने जो किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर हम देखते हैं टोमिन के ऊपर जनरल चैंग अपने स्पिरिचुअल पावर से अटैक करते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल वेव टोमिन को टकराती है तो टोमिन को कुछ भी नहीं होता है। टोमिन शैडो ड्रिफ्टिंग का इस्तेमाल करते हुए जनरल चैंग के पीछे चला जाता है और उसके ऊपर अपने साइड से अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी छत के ऊपर से एक बंदा टोमिन के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल वेव से अटैक करता है। टोमिन को भी उस बंदी की स्पिरिचुअल पावर महसूस हो जाती है तो टोमिन बैक फ्लिप मारते हुए पीछे हट जाता है। बंदा जनरल चैंग से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वो तुम्हारे लेवल का नहीं है, वो मेरा शिकार है। वो बंदा टोमिन से कहता है कि टोमिन तुम्हें देखे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। टोमिन कहता है कौन हो तुम? वो बंदा अपना नाम विंड इन चेसिंग स्वॉर्ड बताता है और कहता है ये एक कोड नेम है, लेकिन कोड नेम भी तो कोड नेम होता है और टोमिन ने इसके साथ पहले भी फाइट की थी जब टोमिन लेडी वू को बचाने के लिए पैलेस में गया था। टोमिन सोचता इसकी मार्शल आर्ट यूनिक है और इसका लेवल भी मेरे से नीचे
नहीं है। अगर मैं पिछली बार शैडो टेक्निक का इस्तेमाल न करता तो मैं मारा जाता। चेसिंग शॉट कहता है, टोमिन अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हारा सर नहीं काटूंगा। टोमिन कहता है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो मेरा सर काटना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ। तुम जानते हो क्यों? चेसिंग शॉट कहता है, हाँ बता दो क्यों। टोमिन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, क्योंकि मेरी शॉट उतनी ही सख्त है जितनी की मेरे हाथ। लेकिन चेसिंग शॉट टोमिन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इधर हम लोग गू को देखते हैं जो कि चढ़ाई कर रहा होता है वॉल के ऊपर, क्योंकि उसे ऑर्डर मिला है किसी भी हालात में उसे टोमिन को सेफ रखना है। लेकिन तभी जनरल चैंग उसके ऊपर पत्थर मारते हैं तो वो गू नीचे गिरने लग जाता है। चेसिंग शॉट टोमिन को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। टोमिन उससे कहता है, तुम्हारी शॉट स्किल कमाल की है, लेकिन तुम एक गद्दार के लिए काम कर रहे हो, इससे गंदी बात क्या हो सकती है। चेसिंग शॉट टोमिन के ऊपर अटैक करता है और कहता है, मुंह बंद रख। टोमिन चेसिंग शॉट के ऊपर अपने साइड से अटैक करता है, लेकिन टोमिन अटैक करते वक्त अपने साइड को अपने डैगर में बदल लेता है। लेकिन चेसिंग शॉट फिर भी टोमिन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद चेसिंग शॉट टोमिन के ऊपर अपनी किक से अटैक करता है और कहता है, टोमिन क्या तुम्हारे पास यही सब कुछ है? तुम्हारे पास इतने ही अटैक है, मुझे सब कुछ दिखाओ। टोमिन कहता है, हाथों का इस्तेमाल बचाव के लिए होता है और पैरों का इस्तेमाल अटैक करने के लिए। चेसिंग शॉट कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन तभी टोमिन चेसिंग शॉट के ऊपर अपने पैरों से अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है, और नीचे गिराते वक्त उसके मुंह के ऊपर लात मार के उसे छत से नीचे फेंक देता है। चेसिंग शॉट खड़ा होकर कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे मार्शल आर्ट बुरे नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चेसिंग शॉट टोमिन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, अब वक्त हो गया है कि तुम्हारा एग्जीक्यूशन किया जाए। तो चेसिंग शॉट अपनी फुल पावर को रिलीज करता है और टोमिन को उठा के नीचे पटक देता है। गुआंग जो वॉल के ऊपर चढ़ा रहा था उसे भी ये पावरफुल प्रेशर फील होने लगता है। इसके बाद चेसिंग शॉट अपनी पावर को रिलीज करते हुए टोमिन को अपने बैरियर के अंदर कैद कर लेता है। टोमिन को कैद करने के बाद चेसिंग शॉट टोमिन से कहता है, तुम तो काफी कमजोर हो, मैंने तो अभी तक अपनी फुल पावर को भी रिलीज नहीं किया है। चेसिंग शॉट क्यूए से कहता है कि वो अपनी आर्मी को वापस बुला ले, नहीं तो वो टोमिन को यहीं पे मार देगा। क्यूए चेसिंग शॉट से कहता है कि वो कुछ भी करेगा, बस वो टोमिन को ना मारे। चेसिंग शॉट हंसते हुए टोमिन से कहता है कि एक बार फिर से डार्क कल्टीवेटर विलुप्त होने वाले हैं और तुम्हारी मौत से इस दुनिया को फिर से पता चल जाएगा कि लाइट कल्टीवेटर हमेशा से ताकतवर थे, हैं और रहेंगे। चेसिंग शॉट फिर से टोमिन को उठा के नीचे पटक देता है। टोमिन खड़ा होते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम एक डार्क कल्टीवेटर हो या लाइट कल्टीवेटर, एक दिन हम सभी मारे जाएंगे और यही कुदरत का नियम है। चेसिंग शॉट टोमिन की बात सुन के उसे फिर से तड़पाने लगता है, तो टोमिन दर्द के कारण आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपनी डार्क फायर को रिलीज करने लगता है। टोमिन की डार्क फायर इतनी ज्यादा होती है कि इस बार चेसिंग शॉट को टोमिन का प्रेशर फील होने लगता है और उसे लगता है कि वो टोमिन को मार नहीं सकता। चेसिंग शॉट अपने हाथ को उठा के टोमिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टोमिन का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि चेसिंग शॉट अपने हाथी को नहीं हिला पाता। इसके बाद टोमिन की डार्क फायर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पे एक तगड़ा एक्सप्लोजन होता है और इस धमाके की वजह से चेसिंग शॉट अपने घुटनों पे आ जाता है और टोमिन की डार्क फायर उसे इस बार बचा लेती है। लेकिन टोमिन अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद भी चेसिंग शॉट के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ता है। टोमिन चेसिंग शॉट के ऊपर अपने डैगर से अटैक करके उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे कमांडर चेंग आ जाते हैं और चेसिंग शॉट को बाल बाल बचा लेते हैं। इसके बाद टोमिन बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है और सभी लोगों को लगने लगता है कि टोमिन का खेल खत्म हो गया। लेकिन तभी वहाँ पे गुआंग आता है और वो टोमिन को उठा के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम लोग टोमिन के कैंप को देखते हैं जहाँ पे चेंजिंग आता है और वो पूछता है कि टोमिन की हालत कैसी है। तभी अंदर से एक सर्वेंट बाहर निकलता है जिसके पास टब होता है और उस टब के अंदर टोमिन का खून होता है। क्यूए चेंजिंग को बताता है कि टोमिन की हालत काफी गंभीर है और मुझे नहीं लगता है कि वो बच पाएगा। चेंजिंग क्यूए को बताता है, हम लोग टोमिन को बचाने के लिए डेथ सैक्रिफाइस स्पेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जियांग कहता है कि ये स्पेल मैं इस्तेमाल करूंगा और मैं सैक्रिफाइस बनूंगा। चेंजिंग उससे कहता है, ये आइडिया मैंने दिया है, इसीलिए सैक्रिफाइस भी मैं ही बनूंगा। चेंजिंग जाते हुए जियांग से कहता है कि उसके बाद डार्क एरो टीम का कमांडर जियांग ही बनेगा। इसके बाद हम लोग जी इंग को देखते हैं जो कि अभी भी उन दोनों भाइयों का पीछा कर रहा था। इसके बाद अगला सीन लियांग और युआन रैंग का होता है। अब क्योंकि वो दोनों भाई टोंगमेन को छोड़ के चले गए होते हैं, इसीलिए युआन रैंग कहता है कि हमें टोमिन के पास वापस जाना चाहिए। लियांग कहता है कि हम लोग वापस नहीं जा सकते और टोमिन ने अभी तक हमें ऑर्डर नहीं दिया है वापस आने का, और हमें ये भी नहीं पता है कि यंग चैन क्या सोच रहा है, इसीलिए हम यहाँ से नहीं हिल सकते हैं। इसके बाद अगला सीन क्लिनिक का होता है। चेंजिंग क्लिनिक के अंदर आता है और सू से कहता है कि वो टोमिन को बचाने के लिए अपना डेथ सैक्रिफाइस देगा। डॉक्टर सू उससे कहती है कि वो बस थोड़ा सा लेट है क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है क्योंकि टोमिन ठीक हो चुका है। टोमिन हंसते हुए चेंजिंग से कहता है कि वो उसकी लॉयल्टी को अप्रिशिएट करता है। इसके बाद हम लोग जनरल ली को देखते हैं जो कि यही सपना देखते हैं जिसके अंदर जोंग टियन ने उसे धमकाया था कि अगर वो यंग चैन को सही तरीके से डिफेंड नहीं करता है तो उसकी फैमिली मारी जाएगी। तभी एक सोल्जर उसके पास आता है
और उसे बताता है कि टोमिन मारा गया है, इसीलिए हमें उसकी आर्मी के ऊपर अटैक करके सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। एक सोल्जर जनरल ली से कहता है कि टोमिन अब मारा जा चुका है, इसीलिए हमें एनिमी का पीछा करके उसकी पूरी आर्मी को खत्म कर देना चाहिए। जनरल ली उस सोल्जर से कहते हैं अगर क्या हो ये सिर्फ एनिमी की ट्रिक हुई। वो जनरल कहता है कि मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग एनिमी से पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हिचकने की वजह से, तो मुझे लगता है कि जोंगटियान तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली को पनिशमेंट देगा। डर की वजह से जनरल ली अपनी आर्मी को लेते हैं और यंगचैन को छोड़ के टोमिन के आर्मी का सफाया करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें गो और गुवांग से पता चलता है कि ये बस एक टोमिन की चाल थी जिससे जनरल ली बाहर आ जाए और यंगचैन को डिफेंड करना छोड़ दें। हम लोग साओ को देखते हैं जो चिल्लाते हुए अपने सोल्जर से कहता है कि उन्हें दिखाओ कि हम लोग कितना डरे हुए हैं। इसके बाद हम लोग जनरल चेंग को देखते हैं जिसके पास एक सोल्जर आता है और उसे बताता है कि एनिमीज ने वेस्टर्न गेट और ईस्टर्न गेट के ऊपर कब्जा कर लिया है। जनरल चेंग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा है कि हम एनिमीज को रोकें और जितनी भी रिइंफोर्समेंट गई है उसे वापस बुला लें और किंग के पैलेस की रक्षा करें। दूसरी तरफ गुआंग और गु दोनों ही किंग के पैलेस की तरफ आ जाते हैं और उनके अंदर जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनसे कहते हैं कि सरेंडर कर दो, नहीं तो हम तुम सभी को मार देंगे। इसके बाद हम लोग जनरल ली की आर्मी को देखते हैं। उनका एक सोल्जर उन्हें बताता है कि हमारे पीछे घुड़सवारों ने हमला कर दिया है। जनरल ली पूछते हैं कि उसका लीडर कौन है, तब पता चलता है कि उनका लीडर टोमिन होता है। टोमिन जनरल ली से कहता है अगर वो अपनी आर्मी को सही सलामत देखना चाहता है तो वो सरेंडर कर दे, लेकिन तभी एक सोल्जर टोमिन के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है। तो टोमिन शैडो ड्रिफ्टिंग का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे चला जाता है और उसकी गर्दन को तुरंत काट देता है। जनरल ली अपने मन के अंदर सोचते हैं टोमिन ने उस सोल्जर को बड़ी आसानी से मार दिया। टोमिन जनरल ली से दोबारा पूछता है कि वो सरेंडर करेंगे या नहीं। जनरल ली सोचते हैं टोमिन काफी क्रूअल है, अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो टोमिन उसका गला जरूर काट देगा। लेकिन दूसरी तरफ उसे इस बात की भी चिंता होती है कि यंगचैन नीचे गिर जाएगा और उसकी फैमिली भी मारी जाएगी। टोमिन अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो जाके सामने वाली आर्मी का सफाया कर दें। अब क्योंकि जनरल ली के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है इसीलिए वो अपनी आर्मी और घोड़े को वहीं पे छोड़ देते हैं और जंगलों से होते हुए भाग जाते हैं। इसके बाद हम लोग जी इंग को देखते हैं जो कि सोचता है कि उसने अपना टास्क पूरा तो कर लिया है, लेकिन वो टोमिन का विश्वास और ज्यादा जीतना चाहता है। इसीलिए वो अपने साथी दोस्त से कहता है कि हम लोग टोमिन की टीम को दोबारा ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जनरल अनराइवल को मारना पड़ेगा। जी इंग सोचता है अगर उसने जनरल अनराइवल को मार दिया तो इससे टोमिन उसके ऊपर और विश्वास करने लगेगा। इसके बाद हम लोग जनरल ली को देखते हैं जो कि जंगलों से भागते हुए पहाड़ के नीचे आ जाते हैं और सोचते हैं कि वो सही सलामत बच गए, लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हिलना मत। इसके बाद हमें पता चलता है कि जिन सोल्जर्स ने जनरल ली को पकड़ा था असल में वो उन दोनों भाइयों के सोल्जर्स थे और वो उनकी रिइंफोर्समेंट है। जनरल ली उन दोनों भाइयों को बताते हैं कि टोमिन काफी चालाक है, उसने जनरल ली को झांसा देके उन्हें यंगचैन से बाहर निकाल दिया और खुद यंगचैन के ऊपर अटैक कर दिया है। छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है कि हमें अपनी आर्मी को जितनी जल्दी हो सके यंगचैन लेके जाना पड़ेगा कि इससे पहले टोमिन उसके ऊपर कब्जा करे, लेकिन बड़ा भाई इसके करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि हमारे पास ऐसा करने की चॉइस नहीं है, हम लोग सीधा जाके जोंगटियान को ज्वाइन करेंगे और कुछ भी नहीं। इसके बाद हम लोग जनरल अनराइवल को देखते हैं जो बाहर खड़ा होता है। तभी एक सोल्जर उसके पास आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो जनरल अनराइवल उसका गला पकड़ के उसे समझाने लगते हैं कि वो अपनी औकात में रहे। तभी एक सोल्जर उसके पास आता है और उसे बताता है कि एनिमीज ने नाइट अटैक किया है। जनरल अनराइवल पूछते हैं कि वो कितने हैं तो बताते हैं कि वो सिर्फ 3 हैं और उनके जनरल का नाम है जी इंग। इसके बाद जी इंग जनरल अनराइवल के पास आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है कि वो अपने भाई के अलावा और कुछ भी नहीं है, उसे तो उसने बस मार ही दिया था पत्थरों के नीचे दबा के। और जी इंग जनरल अनराइवल की इतनी ज्यादा बेइज्जती करने के बाद वहाँ से वापस लौट जाता है। जी इंग का सोल्जर उससे पूछता है क्या वो हमारा पीछा जरूर करेगा। जी इंग कहता है वो भले ही ताकतवर हो और मैं उसको एडमायर भी करता हूँ, लेकिन वो सिर्फ बेवकूफ है, वो अपने भाई के सिवा कुछ भी सोच समझ नहीं सकता है और उसका ईगो काफी स्टीम में रहता है, इसीलिए वो हमारे पीछे जरूर आएगा। इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि जनरल अनराइवल उनका पीछा कर भी रहा होता है। इसके बाद हम लोग टोमिन के कैंप को देखते हैं। टोमिन के पास किवे आता है और उसे बताता है कि गो और गुवांग ने दोनों ही ने पैलेस के ऊपर कब्जा कर लिया है और हम लोग कल जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर सू टोमिन का इलाज कर रही होती हैं। टोमिन डॉक्टर सू से कहता है कि वो डॉक्टर सू के कर्जे में है क्योंकि डॉक्टर सू ने टोमिन की जान बचाई है। डॉक्टर सू जाते हुए कहते हैं कि टोमिन की इंजरी इस बार काफी घातक है, इसीलिए टोमिन को 3-4 दिन का आराम करना चाहिए। क्यूवे टोमिन को बताता है कि जनरल लियांग और गोवांग दोनों अभी भी टोंगमेन के अंदर हैं। तो टोमिन क्यूवे से कहता है कि उन दोनों को वापस यहाँ पे बुला लो क्योंकि मैंने उन्हें देखा नहीं है, और गो को टोंगमेन को डिफेंड करने के लिए वहाँ पे भेज दो। लेकिन जी इंग का क्या हुआ, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया है? उसने तो अपना टास्क पूरा कर लिया है ना। क्यूवे कहता है कि मैंने टाइगर वॉरियर को भेजा है वहाँ पे ये देखने के लिए वहाँ पे क्या चल रहा है। जनरल अनराइवल अभी भी
उनका पीछा कर रहा था। जनरल अनराइवल उनका पीछा करते हुए एक खाई के बीच में आ जाता है और अनराइवल जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ उनके सोल्जर के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर ब्लडी सोल चेजर से अटैक होता है, जिससे अनराइवल नीचे गिर जाता है। अनराइवल जैसे ही खड़ा होता है तो उसके ऊपर बहुत सारे तीरों से अटैक होता है और वो सारे तीर उसके शरीर के अंदर घुस जाते हैं और अनराइवल अपने घुटनों पर आ जाता है। तभी ज़ुनाओ जो जी इंग का अच्छा दोस्त है वो अनराइवल के ऊपर अटैक करने को अपनी तलवार लेके आगे बढ़ता है। ज़ुनाओ जैसे ही अनराइवल के ऊपर अटैक करता है तो अनराइवल उसकी तलवार को पकड़ लेता है और अपनी तलवार से उसके शरीर को आधा काट देता है। जी इंग जैसे ही ये होते हुए देखता है तो वो तुरंत एक तीर चला देता है और वो तीर सीधा जाके अनराइवल के गले के ऊपर लगता है, जिससे अनराइवल वहीं पे मारा जाता है। इसके तुरंत बाद वहाँ पे अनराइवल का बड़ा भाई वुसन आ जाता है, जो अपने भाई की डेड बॉडी देख के काफी परेशान हो जाता है और पीछे मुड़ के अपनी आर्मी से कहता है कि वो उन्हें अकेला छोड़ दे। वुसन अपने छोटे भाई से कहता है कि मैंने तुम्हें हर दिन सिखाया और संभाल के रखा, लेकिन तुम हमेशा एक बच्चे की तरह थे जिसे किसी भी बात की चिंता नहीं थी और किसी ने भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बुरी हालात में मरोगे। अब मैं तुम्हारे बिना आगे कैसे बढ़ूंगा। तभी वुसन ज़ुनाओ की तरफ देखता है जो उसके भाई में बुरी बुरी बातें कर रहा था, तो वुसन अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ुनाओ को ऊपर उठा देता है और उसे पिचका देता है। वो सारा खून आके उसके और उसके भाई के ऊपर गिरता है और फिर उसके बाद वुसन अपने भाई की तलवार उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा। इसके बाद हम लोग टोमिन को किंग के पैलेस के अंदर देखते हैं, जहाँ पे किंग थ्रोन की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन जनरल चेंग उसे रोक लेते हैं और उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं। और तभी डार्क एरो टीम के सोल्जर्स बाहर आते हैं जो जनरल चेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जनरल चेंग टोमिन से कहते हैं कि मैं एक ऐसा सोल्जर हूँ जो तुम्हें कभी भी किंग नहीं मानेगा, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि मेरी बीवी बच्चे मारे जाएंगे, इसीलिए मुझे एक स्ट्रेट डेथ दे दो। टोमिन अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो जनरल चेंग को एक सीधी साधी मौत दे दे और जनरल चेंग ने मरते हुए ये भी बोला था कि जोंग कैन और टोमिन ने कोई भी अंतर नहीं है। इसके बाद टोमिन थ्रोन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और तभी क्यूए बीच में आते हुए टोमिन को रोकता है, लेकिन टोमिन थ्रोन को छू के पीछे पलट जाता है और कहता है मैंने थ्रोन को चेक कर लिया, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। क्यूए अपने मन के अंदर सोचता है अगर टोमिन तुम आज यहाँ पे ऐसे ही बैठ जाते हैं तो फिर तुम में और जोंग टियान में कोई भी अंतर ना होता, क्योंकि जोंग टियान ने असली किंग का खून करने के बाद ही थ्रोन के ऊपर बैठा था, न कि लोगों की मंजूरी से। इसके बाद टोमिन अपने सभी सोल्जर से पूछता है कि वो सभी क्या चाहते हैं। टोमिन के सारे सोल्जर टोमिन के सामने अपना सर झुका लेते हैं और कहते हैं कि वो टोमिन को फॉलो करेंगे। इसके बाद एक सोल्जर टोमिन को बताता है कि किंग की क्यूबिन्स उसका इंतजार कर रही है उससे मिलने के लिए, और क्यूबिन्स एक तरह की गर्लफ्रेंड से समझ लो। इसके बाद टोमिन जाके क्यूबिन से मिलता है। उनमें से जो बड़ी क्यूबिन होती है वो टोमिन से कहती है कि वो एक ब्लेसिंग की तरह है जिसने इस कंट्री को बचाया है और उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। टोमिन सोचता है कि एक क्यूबिन ऐसा कैसे कह सकती है, और दूसरी तरफ वो लड़की ये सोच रही थी कि जैसा लोग कहते हैं टोमिन उतना भी क्रूअल नहीं है, ये तो बस एक जेंटलमैन है। इसके बाद टोमिन उस लड़की की ठुड्डी पकड़ के पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की आगे से अपना नाम युआन कियान ई बताती है और साथ ही साथ इसके पास एक टाइटल भी है जो कि महारानी से कम नहीं है। इसके बाद हम लोग जनरल जी इंग को देखते हैं जो अपने सोल्जर से कहते हैं कि हमने अनराइवल को मार दिया है, लेकिन उसका भाई अभी भी जिंदा है और हमें ज़ुनाओ की मौत का बदला भी तो लेना है। इसके बाद कुछ सोल्जर उसे बताते हैं कि एक काला आदमी उसे मिलने के लिए आया है जो अपने आप को टाइगर वॉरियर कह रहा है। जी इंग जाके टाइगर वॉरियर से मिलता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। टाइगर वॉरियर बताता है कि वो दिन से उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो जंगलों में खो गया था। इसके बाद हम लोग टोमिन को देखते हैं जो किंग के पैलेस से बाहर जा रहा था। टोमिन क्यूए से कहता है कि वो कियानी के ऊपर नजर रखे कि वो क्या सोच रही है, और दूसरी तरफ कियानी भी टोमिन को जाते हुए देख रही थी। इसके बाद हम लोग वुसन को देखते हैं। उसका सोल्जर उसे बताता है कि जिंग अपने सोल्जर के साथ वापस आ रहा है। वुसन अपने भाई से कहता है कि भाई मैं तेरी मौत का बदला लूंगा। वुसन अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि सभी लोग आगे की तरफ बढ़ते रहो। इसके बाद जिंग अपनी आर्मी को वुसन की आर्मी के ऊपर अटैक करने को आगे भेजता है। हम लोग देखते हैं कि टाइगर वॉरियर एक पहाड़ के ऊपर चढ़ा था और वो बड़ा सा पत्थर उठा के वुसन की आर्मी के ऊपर फेंक के मारता है, लेकिन वुसन अपने पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए उस बड़े से पत्थर को हवा में ही रोक देते हैं। तो टाइगर वॉरियर पहाड़ के ऊपर जंप करके अपने हथौड़े का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर को तोड़ देता है। इसके बाद टाइगर वॉरियर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए जो पत्थरों का चूरा था उसे एक साथ इकट्ठा करता है और वुसन की तरफ फेंकता है, लेकिन वुसन अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे हवा में ही रोक देते हैं और टाइगर वॉरियर के ऊपर अपने पॉइजन से अटैक करते हैं। लेकिन टाइगर वॉरियर अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए वुसन के वेनम को वहीं पे रोक देता है, और तभी मौके का फायदा उठाते हुए वुसन अपनी तलवार लेके टाइगर वॉरियर के ऊपर अटैक करते हैं। वुसन टाइगर वॉरियर के ऊपर तलवार से अटैक करते तभी जी किंग उनके ऊपर तीर चला के अटैक करता है, लेकिन वुसन उस तीर को पकड़ लेते हैं और उसके अंदर अपना वेनम डाल के उसे जी इंग की तरफ फेंक देते हैं।
जी इंग उस एरो से डॉज तो कर लेता है, लेकिन वो एरो आगे जाके एक सोल्जर को लगता है और ये एरो बिल्कुल ऐसा था कि जिससे कोई जिंदा प्राणी हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वुसन ने अपने कटे हुए हाथ को दोबारा जोड़ लिया था, लेकिन असल में ये कटा हुआ हाथ अनराइवल का है। इसीलिए वुसन अपने भाई से कहते हैं कि मेरे भाई, अपने बड़े भाई की नगों में ये खून दौड़ने दो जो कि तुम्हारा है और हम दोनों अपना बदला लेंगे। लेकिन तभी टाइगर वॉरियर वुसन को उठा के पीछे फेंक देता है, लेकिन जो वुसन का कटा हुआ हाथ था वो उनके शरीर से अलग होके टाइगर वॉरियर के ऊपर अटैक करता है। वो तलवार जैसे ही टाइगर वॉरियर को लगने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक ईगल आ जाता है जो टाइगर वॉरियर को बचा लेता है। जी इंग टाइगर वॉरियर से कहता है कि हमें यहाँ से वापस जाना होगा, ये काफी ताकतवर है। हम लोग देखते हैं कि उस ईगल ने अभी भी वुसन का हाथ पकड़ा था और उसे ऊपर ले जा रहा था। इसके बाद जिंग अपनी आर्मी को लेके वापस लौट जाता है और वुसन उस ईगल को मार के अपने हाथ को अपने पास वापस बुला लेते हैं। इसके बाद हम लोग जोंग टियान को देखते हैं जो कि अपने यंगचेन पैलेस में वापस आता है, लेकिन जो पैलेस के सोल्जर होते हैं वो जोंग टियान को अपने पैलेस के अंदर नहीं आने देते क्योंकि वो उसे गद्दार समझते हैं। इसीलिए जोंग टियान फैसला करता है कि वो फेंगचेन सिटी जाएगा क्योंकि उसे लगता है कि यंगचेन के अंदर अब कोई भी उसका भरोसा नहीं करता है और उसके गद्दार भी हो सकते हैं। इसके बाद जब जोंग टियान फेंगचेन सिटी जा रहा होता है तब उसे रास्ते में जनरल ली मिलते हैं और उनके साथ वुसन भी होते हैं, लेकिन जोंग टियान जैसे जनरल ली को देखता है तो वो तुरंत उन्हें मरवाने का ऑर्डर दे देता है और जनरल ली वुसन से मदद मांगते हैं अपनी जान बचवाने के लिए। इसके बाद हम लोग उसी पहले वाली लड़की कियान ई को देखते हैं जो उसे नहला रही थी। तभी उसके पास एक लड़की एक पिल लेके आती है। कियान ई उस पिल को खा लेती है और बाय द वे ये पिल ऐसी है जो कि तुम्हारे कल्टीवेशन बेस को छुपा सकती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कियान ई जैसे ही उस पिल को खाती है तो उसकी बॉडी में अलग तरह की स्पिरिचुअल पावर दौड़ने लगती है, यानी कि दीदी के पास भी कल्टीवेशन कम नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक जनरल जिसका नाम क्लाउड पंच था, वो जनरल ली को मार देता है और इसके बाद वुसन से कहता है कि वो उसकी भी जान लेगा और उसे मार देगा। क्लाउड पंच वुसन के ऊपर अटैक करता है कि उससे पहले ही वुसन का हाथ उसकी गर्दन के नीचे पहुंच जाता है, लेकिन वो क्लाउड पंच को मारता नहीं। वुसन क्लाउड पंच से कहते हैं कि वो उसका गला किसी भी टाइम काट सकते हैं। भले ही वुसन के पास लोग कम है, लेकिन अगर वो दोनों एक साथ फाइट करते हैं तो इसमें क्लाउड पंच की मौत पक्का हो जाएगी क्योंकि उसके जीतने का कोई भी चांस नहीं है। चेसिंग सॉर्ड अपनी आई साइट टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो उसे पता चलता है कि वुसन वेनम सेक्ट से आते हैं, लेकिन उनके पास थंडर बोल्ट की भी ताकत है और वो दो अलग अलग तरह की स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जोंग टियान वुसन से कहते हैं कि हम दोनों एक ही साइड पे हैं, इसीलिए हमें फाइट नहीं करना चाहिए। तुम यहाँ पे आओ, मैं तुम्हें दो अलग अलग तरह के स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट मास्टर से मिलवाता हूँ। लेकिन वुसन जोंग टियान को मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि हम दोनों के रास्ते अब यहाँ से अलग हैं और मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं करूंगा। इसके बाद वुसन अपनी आर्मी को लेके वहाँ से लौट जाते हैं। क्लाउड पंच जोंग टियान से कहता है क्या हम उसे इतनी आसानी से जाने देंगे। जोंग टियान कहता है अगर हम उससे यहाँ पे फाइट करते हैं तो नुकसान हमारा ही होगा और टोमिन इसका फायदा जरूर उठाएगा। इसके बाद जोंग टियान फैसला करता है कि वो फेंगचेन नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे जाना बेकार है, इसीलिए वो यहाँ से हाई रिवर जाएगा अपने छोटे भाई के पास सपोर्ट लेने के लिए। और इसके बाद हम लोग टोमिन को कियान ई के पैलेस के बाहर देखते हैं। टोमिन कियान ई के पैलेस के अंदर जाता है जहाँ पे कियान की अपने कमरे के अंदर सच सवर के बैठी थी। कियान की टोमिन से कहती है इस कमरे के अंदर सिर्फ मैं और तुम हैं, इसीलिए पास आ जाओ। टोमिन कहता है कि तुम पुराने किंग की क्यूबिन थी और तुम खूबसूरत भी हो, लेकिन तुम हमेशा लो प्रोफाइल रहती हो, इसके पीछे तुम्हारी कोई ना खास वजह होगी। अगर ये सब कुछ बिल्कुल सच है तो फिर तुम्हारे साथ सच में बुरा हो रहा है। कियान ई कहती है पुराने किंग के अंदर जो खून दौड़ता था वो उसे असली किंग बनाता था, लेकिन उसके पास कोई भी और स्टैंडिंग एबिलिटी नहीं थी। जोंग टियान ने पुराने किंग को मार दिया और थ्रोन को हड़प लिया, लेकिन लोगों ने उसे कभी भी किंग नहीं माना। कियान ई कहती है मेरी खास वजह कुछ भी नहीं है, मैं बस मुसीबतों को अवॉइड करने के लिए ही लो प्रोफाइल रहती हूँ और मुझे हमेशा से स्ट्रॉन्ग मैन की तलाश थी। टोमिन उससे पूछता है तुम्हारी नजर में स्ट्रॉन्ग मैन कौन है। कियान ई टोमिन को बताते हैं कि आदमी सिर्फ वॉर के पीछे, ताकत के पीछे पड़े रहते हैं और टोमिन को इस बारे में भी नहीं पता है कि उसका हारेम उसके किंग बनने के रास्ते के बीच में आएगा या नहीं आएगा। कियान ई टोमिन के पास जाते हुए कहती है कि तुम ताकतवर हो और तुमने ट्रिएटर को मार के बहुत से लोगों का दिल जीता है। टोमिन सोचता है जैसा कि यूएन ने कहा था ये समझदार है और ये मेरे काफी काम भी आएगी। कियान ई टोमिन से कहती है कि तुम भले ही किंग नहीं हो, लेकिन तुम मेरे साथ सो सकते हो। आज की रात काफी छोटी है, तुम बेड के ऊपर आके मेरे साथ मजे क्यों नहीं करते। टोमिन कियान ई से सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने शब्दों पे बने रहोगी। इसके बाद अगली सुबह टोमिन कियान ई के पैलेस से चला जाता है। उसकी सर्वेंट कियान ई से पूछती है क्या आप सच में टोमिन को इस सिटी का किंग बनाने चाहती हैं। कियान ई अपने सर्वेंट से कहती है क्या तुम्हें मेरे डिसीजन के ऊपर कोई शक है। इसके बाद उसकी सर्वेंट आगे से कुछ भी नहीं कहती है। इसके बाद जब टोमिन
अपने पैलेस के अंदर आता है तब वहाँ पे जी किंग और टाइगर वॉरियर आ गए होते हैं, लेकिन जी इंग को चोट लगी होती है, लेकिन वो फिर भी डॉक्टर सू से अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाता है क्योंकि डॉक्टर सू खास टोमिन के लिए ही आई है यहाँ पे। इसके बाद टोमिन वहाँ पे आता है और जी इंग को समझाता है कि उसे अपना इलाज करवा लेना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर सू जी इंग की चोटों को ठीक कर देते हैं और उसे सोल रिकवरिंग पिल देते हैं, लेकिन जी इंग इसे भी लेने से इनकार कर देता है क्योंकि ये खास टोमिन के लिए बनी थी। डॉक्टर सू उससे कहते हैं कि तुम्हें ये पिल ले लेनी चाहिए, भले ही ये खास टोमिन के लिए बनी हो, लेकिन तुम्हारी लाइफ भी जरूरी है इसीलिए ले लो। इसके बाद डॉक्टर सू अपना काम खत्म करके बाहर चले जाते हैं, तब वो पाते हैं कि टोमिन का मेंशन काफी टूट चुका है। डॉक्टर सू टोमिन से पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतनी पावर है और इतना पैसा है, तुम फिर भी इस छोटे से मेंशन के अंदर क्यों रहते हो। टोमिन डॉक्टर सू को बताता है कि ये तब का मेंशन है जब मैं यहाँ पे रहता था। टोमिन डॉक्टर सू को बताता है कि ये मेरा पहला मेंशन है जब मैं 1000 लोगों का लीडर बना था और मैं जब भी यहाँ पे वापस लौटता हूँ तब मुझे अच्छा महसूस होता है। डॉक्टर सू वहाँ से जाते हुए कहती हैं, ऐसा लगता है कि मैंने सही पर्सन को फॉलो किया है। इसके बाद एक सोल्जर टोमिन को बताता है कि लियांग और युआनरैंग दोनों टोंगमेन से वापस आ गए हैं। इसके बाद हम लोग वुसन और उसकी आर्मी को देखते हैं। वुसन ने अपने छोटे भाई के डेड बॉडी को एक कॉफिन में रख दिया था और उसको अपनी पीठ के ऊपर लाद लिया था, बिल्कुल तंजीरों की तरह। वुसन का सोल्जर उससे कहता है अगर हम लोगों को वापस निंग सिटी जाना है तो हमें बुगान से होके जाना पड़ेगा जो कि मोसुटी के अंदर है। वुसन कहते हैं कि मैं तुम्हारी चिंता को समझता हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता जोंग टियान के साथ खत्म हो गया है, इसीलिए वो हमें जाने देंगे। इसके बाद वुसन अपना मैसेज एक कबूतर के हाथों मोसिटी भिजवा देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं युआनरैंग जैसे ही टोमिन के मेंशन के अंदर आता है तब वो अपने दोनों भाइयों से मिलता है और उनके साथ मेंशन के अंदर चला जाता है। इसके बाद टोमिन लियांग से कहता है कि वो भी अपने घर लौट जाए और अपने फादर से मिलने जाके। टोमिन समझता है कि लियांग के फादर टोमिन को सही नहीं समझते हैं, लेकिन अभी के लिए इस सिटी की कोर्ट को पावरफुल फैमिलीज की जरूरत है, इसीलिए लियांग को अपनी फैमिली के पास वापस लौट जाना चाहिए आराम करने के लिए। इसके बाद टोमिन युआनरैंग के पास जाता है जो कि कुकीज खा रहा था। टोमिन उससे कहता है कि वो कुछ दिनों में यंगचैन के लीड करेगा जोंग टियान को मारने के लिए और टोमिन के पास टाइम नहीं है कि वो वुसन से निपट सके, इसीलिए टोमिन चाहता है कि युआनरैंग मो सिटी जाए और वहाँ पे जाके वुसन के साथ फाइट करे। युआनरैंग टोमिन से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो इसे अकेले ही कर सकता है, लेकिन टोमिन युआनरैंग को समझाता है कि इस बार वुसन पिछली बार से अलग होगा, उसके पास कुछ खास चीजें आ गई हैं। इसके बाद जब वुसन का मैसेज जनरल बू के पास पहुंचता है बागवान के अंदर, तो आप लोगों को पता होगा कि जनरल बू टोमिन के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए जनरल बू बागवान के अंदर जितने भी वो सोल्जर हैं जो कि जनरल बू को यहाँ से जाने देंगे उन्हें मार देते हैं और बागवान के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग सैंग जिंग के एम्परर पैलेस को देखते हैं जहाँ पे एम्परर को पता चलता है कि टोमिन ने पूरी सिटी के अंदर उत्पात मचा के रखा है और जोंग टियान को मारने के लिए अपनी आर्मी लेके जा रहा है। तो एम्परर को इस बात से कोई भी उत्पत्ति नहीं होती है कि टोमिन जोंग टियान को मारना चाहता है, बल्कि वो अपने आर्मी के लोगों से पूछते हैं कि कौन टोमिन को सुपरवाइज करेगा और तभी वहाँ पे हाई प्रिंसेस आती हैं और वो अपने फादर से कहती हैं कि वो टोमिन को सुपरवाइज करेंगे और तुम लोगों को याद होगा कि हाई प्रिंसेस कौन है, लेकिन मैं नाम भूल गया। इसके बाद हम लोग हाई रिवर प्रांत को देखते हैं जहाँ पे जोंग टियान अपने छोटे भाई के पास आया होता है अपना सपोर्ट लेने के लिए और उसके छोटे भाई ने उसकी रातें रंगीन करने के लिए कुछ लड़कियों का इंतजाम किया था। तो जोंग टियान गोली वोली खा के अपनी रातें रंगीन करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम लोग वो फैमिली को देखते हैं जहाँ पे ये इन्विटेशन आया होता है कि उन्हें कोर्ट जाना है क्योंकि एम्परर ने ये फैसला कर लिया है कि वो अगला किंग टोमिन को बनाने वाले हैं। उनकी दोनों बेटियां उनसे पूछती हैं कि क्या अब उन्हें शांति मिली क्योंकि अब टोमिन कुकिंग बनाने के लिए खुद एम्परर ने हाँ कह दिया है। इसके बाद लेडी वो अपने फादर से कुछ पूछती है तो वो उसे हाँ कह देते हैं। इसके बाद हम लियांग फैमिली को देखते हैं जहाँ पे लियांग के फादर उससे कहते हैं क्या वो हमेशा के लिए जनरल बना रहना चाहता है, अगर वो चाहे तो लियांग फैमिली के ट्रुप्स का इस्तेमाल कर सकता है टोमिन को हराने के लिए, लेकिन लियांग ऐसा करने के लिए साफ मना कर देता है क्योंकि वो टोमिन की परमिशन के बिना किसी भी सोल्जर का इस्तेमाल नहीं करेगा। लियांग वहाँ से जाते हुए अपने फादर से कहता है कि उन्हें भी इस तरह की सोचों को बंद कर देना चाहिए। लियांग के फादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि टोमिन ने उसके लड़के को बिगाड़ दिया है। इसके बाद जब टोमिन किवे के साथ बात कर रहा था तब वहाँ पे लेडी वो आती है। टोमिन लेडी वो की तरफ देख के उनसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। लेडी वो बताती है कि वो टोमिन के साथ ही जाएंगी। टोमिन पूछता है क्या उनके फादर को इस बारे में पता है, तो लेडी वो कहती है बिल्कुल, फादर को पता है कि मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तो टोमिन वहाँ से जाते हुए कहता है कि सिर्फ इस बार के लिए। इसके बाद टोमिन अपनी आर्मी से कहता है कि हम लोग जोंग टियान की ऐसी की तैसी करने जा रहे हैं। इसके बाद जब वो लोग हाई रिवर की तरफ बढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हाई रिवर के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये पहाड़ इतने बड़े हैं कि किसी घोस्ट की भी आंखें फट जाए इन्हें पार करने के लिए। टोमिन पूछता है क्या और कोई रास्ता है, तो एक रास्ता होता है
लेकिन वो इतना लंबा होता है कि उनका अनाज खत्म हो सकता है। क्यूए कहता है कि हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ज़ोंगटियान ऐसा रास्ता चुनेगा, लेकिन हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी इस फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय करने में। टोमिन कहता है कि हमें सबसे पहले हाई रिवर के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए था। क्यूए कहता है अगर हम लोग कर भी लेते तो हमें काफी नुकसान झेलना पड़ता और फायदा बहुत कम होता। तभी एक सोल्जर टोमिन के पास भागते हुए आता है और उसे बताता है कि हमें पता चला है कि माउंटेन के ऊपर कुछ सोल्जर्स हमारे ऊपर घात लगा के अटैक करने वाले हैं। टोमिन कहता है कि अपने कुछ सोल्जर्स को रेडी करो, हम उनके पीछे जाने वाले हैं। क्यूए उसे रोकते हुए कहता है कि हमें कुछ नॉर्मल सोल्जर्स को भेजना चाहिए, कहीं ये घात कुछ ज्यादा ही घातक ना हो। लेकिन टोमिन अपने साथ डार्क एरो टीम के सोल्जर्स को लेके जाता है और क्यूए से कहता है कि वो जाके चेक करता है और इसके बाद टोमिन अपने सोल्जर्स को लेके माउंटेन के ऊपर चढ़ाई शुरू कर देता है। इसके बाद हम लोग माउंटेन के ऊपर चेसिंग शॉट को देखते हैं, जो कि यहाँ पे इंतजार कर रहा था कि टोमिन कब अपनी बारात लेके आए और चेसिंग शॉट उसकी सहनाई बजाए। इसके बाद एक सोल्जर चेसिंग शॉट को बताता है कि उसे स्पिरिचुअल की महसूस हुई है। इसके बाद हम लोग टोमिन के डार्क एरो टीम को देखते हैं, वो सभी लोग अपने खंजर के अंदर अपनी स्पिरिचुअल की को डालते हुए माउंटेन के ऊपर चढ़ाई कर रहे होते हैं। जियांगमो कहता है कि हमें शैडो ड्रिफ्टिंग का इस्तेमाल करके पहाड़ के ऊपर चढ़ जाना चाहिए था। टोमिन उसे बताता है अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल की खत्म हो जाएगी, तो फिर हम लोग एब्जॉर्ब क्या करेंगे। तो टोमिन जियांग से कहता है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें ही एब्जॉर्ब कर लूं। जियांग कहता है ये उसके लिए काफी सम्मान की बात होगी अगर टोमिन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। कियांग जियांग से कहती है कि वो एक छोटे बच्चे की तरह काफी नॉइसी है। जियांग कहता है कि हम लोग एक गद्दार का सर काटने जा रहे हैं, इसीलिए मुझे काफी खुशी हो रही है और अगर हम लोग एक बार ज़ोंगटियान को मार देते हैं फिर उसके बाद टोमिन किंग बन जाएगा। इसके बाद जियांग आगे कुछ कहता है कि उससे पहले ही उसके ऊपर एक स्पिरिचुअल अटैक होता है और जियांग नीचे गिर जाता है, जिससे वो चारों लोग शॉक हो जाते हैं और धमाके की आवाज लेडी वू और क्यूए को भी आती है। लेडी वू टोमिन को चेक करने के लिए पहाड़ की तरफ जाने लगती है तो क्यूए उन्हें रोक देता है और कहता है कि उन्हें टोमिन के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, टोमिन सही सलामत वापस आ जाएगा और लेडी वू क्यूए की बात मान जाती है। कियान की टोमिन से कहती है कि उसे जियांग कहीं भी नहीं दिख रहा है, शायद वो खाई के नीचे गिर गया है। टोमिन उससे कहता है कि वो नीचे नहीं गिरा है और वो मरेगा नहीं, इसीलिए सबसे पहले हमें माउंटेन के ऊपर जाना पड़ेगा। चेसिंग शॉट टोमिन से कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे, लेकिन तुम काफी रूथलेस हो जब भी तुम्हारे सोबोरिनेट्स की मरने या जीने की बात आती है। चेसिंग शॉट टोमिन से कहता है कि ये इलाका काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी तुम आईसाइट वाले को यहाँ पे किसी को नहीं लाए, इसीलिए तुम मरना डिजर्व करते हो। इसके बाद चेसिंग शॉट अपने लोगों से कहता है कि इनके ऊपर जितनी हो सके उतनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करो। टोमिन अपने लोगों से कहता है कि शैडो ड्रिफ्टिंग का इस्तेमाल करते हुए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी माउंटेन के ऊपर चढ़ो। उसके बाद वो चारों शैडो ड्रिफ्टिंग का इस्तेमाल करते हुए माउंटेन के ऊपर चले आते हैं, लेकिन तभी चेसिंग शॉट टोमिन के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। टोमिन अपने साइड का अटैक करते हुए चेसिंग शॉट के अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन चेसिंग शॉट वहां पे अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे टोमिन और चेसिंग शॉट के बीच में कोई भी नहीं आ सकता और वो दोनों अपनी अलग फाइट करेंगे। इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं, जो कि खाई के नीचे नहीं गिरा था क्योंकि उसने एक पेड़ की डाल को पकड़ लिया था। इसके बाद हम लोग युआनैंग को देखते हैं, जो कि पागुआन पहुंच गया था। जनरल बू युआनैंग को बताते हैं कि वो सर ने अपना रिश्ता ज़ोंगटियान के साथ तोड़ लिया है और वो बस यहाँ से निंग सिटी होते हुए गुजरना चाहता है। जनरल बू युआनैंग से पूछते हैं क्या उसे कुछ सोल्जर या फिर वेपन की जरूरत है, तो युआनैंग सामने से कह देता है कि वो जनरल वुसान के लिए अकेला ही काफी है। जनरल बू अपने मन के अंदर सोचते हैं कि टोमिन के पास इतने खतरनाक और वफादार सोल्जर्स हैं, तो टोमिन किसी न किसी दिन किंग तो बन ही जाता, भले चाहे वो देर में बनता या फिर जल्दी। इधर हम लोग देखते हैं चेसिंग शॉट अपने साथ जितने भी सोल्जर्स को लेके आया था उनकी स्पिरिचुअल स्टेट काफी हाई थी, इसीलिए वो काफी आसानी से डार्क एरो टीम के सोल्जर्स को मार रहे थे। चेंजिंग अपने मन के अंदर सोचता है जितने भी सोल्जर्स के कल्टीवेशन बेस नीचे है वो सभी काफी आसानी से मारे जा रहे हैं। कियान कहती है अगर ये फाइट चलती रही तो फिर हम लोग मारे जाएंगे, इसीलिए हमें इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। चेंजिंग अपने सोल्जर से कहता है कि अपनी फुल पावर को रिलीज करो और अपने मरते दम तक फाइट करो, हमें किसी भी हालात में इस फाइट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। इधर हम लोग देखते हैं कि टोमिन चेसिंग शॉट के ऊपर शैडो कर्स से अटैक करता है, लेकिन चेसिंग शॉट टोमिन के शैडो कर्स को आराम से डिफेंड कर देता है और कहता है कि ये ट्रिक मेरे ऊपर यूजलेस है। टोमिन सोचता है कि चेसिंग शॉट की पावर इतनी ज्यादा है कि टोमिन ने सोचा भी नहीं था और ये फाइट अगर चलती रही तो ये सभी लोग यहीं पे मारे जाएंगे। इसीलिए टोमिन फैसला करता है कि वो चेसिंग शॉट को अपने साथ ही अपने शैडो कर्स से उड़ा देगा, लेकिन चेसिंग शॉट टोमिन के शैडो कर्स को अपनी सीट से बाहर फेंक देता है। इसके बाद जियांग भी पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए ऊपर आ जाता है और वो देखता है कि सभी की हालत काफी खराब है। चेंजिंग और कियान वो सभी मारे जाने वाले हैं। चेंजिंग सोचता है कि वो सभी लोग यहीं पे मारे जाएंगे अगर उसने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए वो कियान से कहता है कि वो टोमिन
के पास जाएगा और टोमिन को अपनी स्पिरिचुअल की दे देगा। कियान उसे कहती है कि तुम मारे जाओगे। चेंजिंग उससे कहता है कि हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। लेकिन तभी जियांग टोमिन के शैडो कर्स के ऊपर एक लात मारता है और चेंजिंग से कहता है कि वो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी शैडो किल टेक्निक का इस्तेमाल करे। इसके बाद जियांग शैडो रिफ्टिंग का इस्तेमाल करते हुए एक सोल्जर के पीछे आ जाता है और उसे पकड़ के टोमिन के शैडो कर्स की तरफ कर देता है और उसके ऊपर टोमिन का शैडो कर्स लग जाता है और जियांग उसे उठा के उन सोल्जर्स की तरफ फेंक देता है, जिससे वहां पे बहुत बड़ा धमाका होता है और चेसिंग शॉट के जितने भी सोल्जर्स थे वो आधे से ज्यादा मारे जाते हैं। इसके बाद अगला सीन बागवान का होता है जहाँ पे वुसन अपनी आर्मी ले आए होते हैं, लेकिन बागवान के लोगों ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला था। तभी बागवान की दीवार के ऊपर युआन रैंग आता है और कहता है, क्या तुम लोगों को झंडा दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ पे विंड सिटी का झंडा लगा है, इसका मतलब कि बागवान अब हमारे अंडर में है। वुसन सोचते हैं कि ये राक्षस यहाँ पे क्या कर रहा है। युआन रैंग वुसन से कहता है कि तुम्हारे सोल्जर्स को मारना काफी बोरिंग है, तो चलो 1-on-1 फाइट करते हैं चल के। इसके बाद हम लोग इधर देखते हैं जियांग ने शैडो कर्स से जो धमाका किया था उसकी वजह से काफी सोल्जर्स मारे गए होते हैं। इसके बाद कियान जियांग से कहती है कि मैं तुम्हें डॉक्टर सू के पास लेके चलती हूँ, लेकिन जियांग ऐसा करने के लिए मना कर देता है। जियाजी जियांग से कहता है कि तुमने जो किया वो काफी खतरनाक था, अगर तुम्हारे पास टाइम ना होता तो फिर तुम भी मारे जाते। चेंजिंग जियांग से कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है। जियांग उसे कहता है कि हम सभी भाई हैं, मुझे स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट मत करो। इसके बाद जियांग अपने सोल्जर से कहता है कि जितने भी लोग बचे हैं उन सभी को मार दो और चेंजिंग जाते हुए जियांग से कहता है कि हम बचे हुए लोगों को मार के आते हैं, तुम तब तक यहीं पे इंतजार करो। जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तो जियांग अपने मुंह के अंदर से एक मांस का टुकड़ा बाहर निकालता है जो कि टोमिन का शैडो कर्स होता है। जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए तुम सभी मुझे माफ कर देना। इसके बाद हम लोग चेसिंग शॉट और टोमिन को देखते हैं। चेसिंग शॉट टोमिन से कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे नीचे है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे पसीने निकाल दिए हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी जो तुमने इतने सालों में किया है। टोमिन कहता है तुम बेवकूफ हो, मेरे पास बहुत सारे इलाइट सबॉर्डिनेट्स हैं जो मेरे लिए मेरा काम करेंगे, भले ही मैं आज यहाँ पे मारा ही क्यों ना जाऊं, लेकिन 1-2 महीने के अंदर ही तुम सभी लोग खत्म हो जाओगे क्योंकि मेरे पास इतने जाबाज सबॉर्डिनेट्स हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। चेंजिंग और उसके साथी सब बाहर खड़े होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि वो अंदर कैसे जाएं, क्योंकि चेसिंग शॉट ने अपने शील्ड को बाहर लगाया होता है जिससे कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन तभी कियान पीछे मुड़कर देखती है तब वहाँ पे जियांग नहीं था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चेसिंग शॉट ने फिर से टोमिन को अपने केज के अंदर ट्रैप कर लिया था, लेकिन तभी चेसिंग शॉट के पीछे अचानक से जियांग आ जाता है जिससे टोमिन भी शॉक हो जाता है। लेकिन चेसिंग शॉट जल्दी से पीछे पलट के जियांग के सीने के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है। टोमिन उसे पूछता है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो। जियांग उसे कहता है कि करीब मत आना, मैं बस वही कर रहा हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में एक बार हीरो बनना चाहता हूँ जैसा तुमने किया था। और टोमिन जियांग के हाथों में शैडो कर्स को देख के समझ जाता है कि जियांग क्या करना वाला है, इसीलिए टोमिन उसे रोकने लगता है। लेकिन तब तक जियांग शैडो कर्स को चेसिंग शॉट के मुंह के ऊपर लगा देता है और उसे कस के पकड़ लेता है, जिससे शील्ड के अंदर काफी तेज धमाका होता है और ये धमाका इतना तेज था कि लेडी वू और क्यूए को भी सुनाई देता है। इसके बाद जब वहां से धुआं हटता है तब हम लोग देखते हैं कि चेसिंग शॉट के ऊपर डार्क फायर की आग लग चुकी होती है और टोमिन ने जियांग को अपने बाहों में पकड़ रखा होता है। टोमिन चिल्लाते हुए सबसे कहता है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर सू को लेके आओ, लेकिन जियांग ऐसा करने से मना कर देता है और उन सभी लोगों से कहता है कि मेरी एक आखिरी इच्छा है, मेरे मरने पे तुम सभी लोग इस तरह से उदास मत हो, मैं तुम लोगों को मरते हुए ऐसे रोते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। जियांग टोमिन से कहता है कि वो अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जियांग की स्पिरिचुअल की को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि जियांग टोमिन का हिस्सा बनना चाहता है और उसके साथ विंड सिटी का किंग बनना चाहता है। और टोमिन जियांग की इस आखिरी विश को खुशी खुशी अपना लेता है और अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जियांग की स्पिरिचुअल की को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टोमिन जैसे ही जियांग की स्पिरिचुअल की को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है तो उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और पहाड़ के अंदर से डार्क फायर बाहर निकलने लग जाती है। चेसिंग शॉट डार्क फायर से भागते हुए कहता है ये अचानक से डार्क फायर कहाँ से निकलने लगी, मुझे यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। इसके बाद चेसिंग शॉट पहाड़ से कूद के अपनी जान बचा लेता है। इधर हम लोग टोमिन को देखते हैं जो काफी गुस्से में होता है, लेकिन बाद में खुद को शांत करते हुए कहता है कि हमें जियांग को कैंप में लेके चलना चाहिए। इसके बाद टोमिन जियांग को अपने बाहों में उठा लेता है और कहता है मैं खुद इसकी मौत का बदला लूंगा। जियांगमो के अंतिम संस्कार से होती है जहाँ पे टोमिन जियांगमो का हेडबैंड अपने बालों में बांध लेता है और अपने सोल्जर से कहता है कि एक बार अपने भाई को आखिरी बार अलविदा कह दो। इसके बाद हम लोग बागवान को देखते हैं जहाँ पे जनरल वुसन युआन रैंग से अकेले में फाइट करने के लिए उसे आर्मी से दूर ले आए होते हैं। वुसन फाइट की शुरुआत में ही युआन रैंग के ऊपर अनलिमिटेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे युआन रैंग के ऊपर आसमान से एक थंडरबोल्ट आके गिरता है
युआनैंग सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वुसन इतनी जल्दी अनलिमिटेड टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। इसीलिए युआनैंग बचाव करने के लिए अपनी अर्थ शील्ड का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन वुसन का अटैक काफी पावरफुल था और युआनैंग की शील्ड उसे बचा नहीं पाती और युआनैंग के ऊपर थंडरबोल्ट से अटैक होता है। इसके बाद युआनैंग खड़ा होकर वुसन के ऊपर तेजी से अटैक कर देता है, लेकिन वुसन का वेनम उन्हें बचा लेता है और डिफेंड करने लगता है। युआनैंग वुसन के ऊपर लगातार अटैक करता जाता है और तभी वुसन युआनैंग के ऊपर थंडरबोल्ट से अटैक करते हैं, जिससे युआनैंग पीछे हट जाता है। इसके बाद वुसन अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए युआनैंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिससे युआनैंग को काफी तकलीफ होने लगती है। इधर हम लोग देखते हैं कि वे एक किताब से टोमिन को पढ़ के बताता है कि वुसन ने अपने छोटे भाई के हाथ को और उसकी एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर लिया है और अब वुसन 2 तरह की एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फाइट के अंदर। इसके बाद क्यूए टोमिन को और भी बताता है कि वुसन वहाँ पे पेड़ों को भी कंट्रोल कर सकते हैं और वेनम सेक्ट के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी भी नहीं है। टोमिन क्यूए से साफ साफ पूछता है कि युआनैंग हार सकता है, जिसपे क्यूए कहता है कि वो नहीं हार सकता है क्योंकि वुसन को ताकत वहाँ पे रहने वाले पेड़ों से मिलती है। अगर युआनैंग वहाँ पे रहने वाले सारे पेड़ों को जला दें तो युआनैंग के जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद वुसन सिर्फ अपनी कल्टीवेशन के बेस पे ही युआनैंग के साथ फाइट कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि वुसन युआनैंग के ऊपर अटैक करते हैं अपने वेनम के साथ, लेकिन इस बार युआनैंग अब्लेज फायर का इस्तेमाल करता है और आसपास के जितने भी पेड़ पौधे थे उन सभी को जला देता है। पेड़ों को जलाने के बाद युआनैंग वुसन से कहता है कि मैं ऐसी जगह पे फाइट करना चाहता हूँ जहाँ पे चीजें सारी साफ हो, लेकिन तुम इनका फायदा उठा रहे थे। वुसन युआनैंग से कहते हैं कि तुम्हें टोमिन ने यहाँ पे भेजा है और तुम एक डार्क कल्टीवेटर के सामने अपने घुटने टेकते हो, इससे हमारे लिए शर्म की बात और क्या होगी। युआनैंग कहता है कि मुझे उकसाना बंद करो, मैं टोमिन को सिर्फ इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं ताकतवर लोगों को चैलेंज करना चाहता हूँ। वुसन कहते हैं ताकतवर लोगों को चैलेंज करने का मतलब है कि तुम कमजोरों को बुली करते हो, इसीलिए तुमने टोमिन को फॉलो किया है। इसके बाद युआनैंग वुसन के ऊपर मेटियोर अटैक करता है। वुसन इसे डॉज नहीं कर पाते हैं, लेकिन तभी उनके ब्रदर की शॉट उनके सामने आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। इसके बाद हमें इन दोनों भाइयों की बैक स्टोरी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वुसन वेनम सेक्ट से आते थे, इसीलिए उसके फादर उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन अनराइवल्ड एक लाइट कल्टीवेटर था, इसीलिए उसके फादर उसे पसंद करते थे। एक दिन वुसन के फादर उसे अपने घर से निकल जाने को कहते हैं क्योंकि वो वेनम सेक्ट से आते हैं। अनराइवल्ड भी अपने फादर के साथ फाइट करके अपने बड़े भाई के साथ चला जाता है। वुसन अनराइवल्ड से कहते भी हैं कि वो वापस चला जाए और फादर से माफी मांग ले, वो उसे पक्का रख लेंगे, लेकिन अनराइवल अपने भाई से कहता है कि वो हमेशा उनके साथ रहेगा और वो दोनों इस दुनिया को दिखा देंगे कि उन दोनों में कितनी ताकत है। इसके बाद वुसन अपने भाई को याद करते हुए युआनैंग के ऊपर पूरी ताकत से अटैक करते हैं और अपने मरते दम तक उसके साथ फाइट करने को रेडी होते हैं। युआनैंग फाइट करते हुए वुसन से कहता है कि उनका मरा हुआ भाई अभी भी उनकी मदद कर रहा है, इसीलिए युआनैंग को जलन हो रही है क्योंकि उसके पास भी छोटे भाई हैं। तो युआनैंग वुसन के ऊपर फायर टर्नेडो से अटैक करता है और उन्हें पीछे ढकेल देता है। तभी वुसन युआनैंग के ऊपर अपने वेनम से अटैक करता है, तो युआनैंग भी उनके ऊपर स्पीयर से अटैक करता है, लेकिन वुसन जंप करते हुए वहां से हट जाते हैं। लेकिन उनके जो छोटे भाई का हाथ था वो युआनैंग के ऊपर काफी दूर से भी अटैक करता है कि तुम इतनी दूर से भी अपने भाई का हाथ इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे सच में ये ट्रिक सीखनी है। इधर हम लोग बागवान की मेन गेट को देखते हैं जहाँ पे सेकंड जनरल की मौत हो चुकी थी, इसीलिए उसकी आर्मी के लोग सोचते हैं कि उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन उन्हें इस बात के ऊपर शक होता है कि बागवान का जनरल उन्हें जिंदा छोड़ेगा या नहीं। इसके बाद वो सभी लोग एक साथ बागवान के जनरल के सामने सरेंडर कर देते हैं और जनरल वो अपने सोल्जर्स को रोक देते हैं उनके ऊपर अटैक करने से। इधर वुसन अभी भी युआनैंग के साथ फाइट कर रहे थे, बल्कि उनकी हालत खराब भी हो चुकी है। युआनैंग सोचता है कि वुसन अपने लिमिट पे आ चुके हैं, लेकिन वो अभी भी नहीं रुक रहे हैं, इसीलिए युआनैंग अपनी स्पिरिचुअल की को कंपोज करता है और उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वुसन फिर भी अपने वेनम का इस्तेमाल करते हुए युआनैंग को कैद कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद वुसन अपने लिमिट पे आ जाते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। वुसन अपने छोटे भाई से माफी मांगते हैं क्योंकि वो उन्हें अपने घर नहीं ले जा सके। इसके बाद दूसरी तरफ युआनैंग अपनी स्पिरिचुअल की को रिलीज करता है और वहाँ पे स्पिरिचुअल लायन को समन करता है, जो कि युआनैंग की अनलिमिटेड टेक्निक है। वुसन सोचते हैं कि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो अपने आखिरी टाइम में अपने दुश्मन सेक्ट से इस तरह की अनलिमिटेड टेक्निक का इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। इसके बाद वो स्पिरिचुअल लायन वुसन की बॉडी से आर पार चला जाता है और वुसन की वहीं पे मौत हो जाती है, और इसी के साथ ही जो कॉफिन उन्होंने जंजीर से अपने साथ बांध रखा था वो भी टूट के नीचे गिर जाती है। युआनैंग उन दोनों भाइयों के पास आता है और उनसे कहता है कि मैंने काफी टाइम से तुम जैसे ताकतवर सोल्जर के साथ फाइट नहीं की थी। इसके बाद युआनैंग थक के वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि युआनैंग जनरल बू के पास वापस आ गया होता है। जनरल बू उससे बोलते हैं कि युआनैंग को कोई मेडिकल की जरूरत है, वो उसके लिए डॉक्टर बुला सकते हैं, लेकिन
लेकिन युआननांग के दिमाग में वही चीज चल रही होती है जो वो सन ने उससे कही थी कि ताकतवर को चैलेंज करने का मतलब है कि तुम कमजोर को बुली कर रहे हो। इसके बाद युआननांग वहाँ से जाते हुए कहता है कि वो टोमिन के पास वापस जा रहा है और उसकी चोटें रास्ते में ही ठीक हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग टोमिन को देखते हैं और उसे पता चलता है कि जोंग टियान हाई रिवर के ऑक्टोपस टाउन के अंदर छुपा हुआ है, जो कि हाई रिवर का सबसे अंदर और तीसरा शहर है। इसीलिए टोमिन फैसला करता है कि वो सबसे पहले अपने सोल्जर्स को हाई रिवर से पार लेके जाएगा और इसके बाद एक एक टाउन में जाके ऑक्टोपस टाउन तक जाएगा और जोंग टियान को मार देगा। इसके बाद टोमिन हाई रिवर के पास आ जाता है जहाँ की सीनरी काफी सुंदर थी, लेकिन थोड़ी ही देर में ये सीनरी और ये नदी खून के रंग में रंग जाएगी। इसके बाद टोमिन साइड में देखता है तो जी इंग ने पहले ही पेड़ों को कटवाना शुरू कर दिया था, जिनकी मदद से वो बोट बना सकते हैं और राफ्ट बना के रिवर को पार कर सकते हैं। टोमिन सोचता है कि उनके पास बहुत सारी सप्लाईज हैं, इसीलिए उन्हें बहुत सारे राफ्ट की जरूरत पड़ेगी हाई रिवर को पार करने में। टोमिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी लेडी वो उसके मुंह के ऊपर पानी मारती है। लेडी वो कहती है कि टोमिन इतना ज्यादा सफर करने के बाद इतना थक गया है कि उसके चेहरे पे पसीना आ रहा है, इसीलिए लेडी वो अपना रुमाल बाहर निकाल के टोमिन का चेहरा साफ करने लगती हैं और उसके चेहरे को साफ करते हुए कहती हैं कि अब मैं तुम्हें पहले की तरह शर्माते हुए नहीं देख रही हूँ। हम लोग जी इंग, टोमिन और क्यूए को देखते हैं और ये तीनों यहाँ पे रिवर को पार करके और जोंग टियान को मारने के ऊपर बात कर रहे थे। तभी वहाँ पे भीगे कपड़ों में एल्जिया आती है और वो उन तीनों को एनिमीज की लोकेशन और उनकी कमजोरी के बारे में बता देती है। इसके बाद हम लोग लेडी वो और टोमिन को एक साथ देखते हैं जहाँ पे टोमिन गर्म पानी से अपने आप को साफ कर रहा था, तो लेडी वो टोमिन के पैरों को अपने हाथों से साफ करने लगती हैं, जिसमें टोमिन उनसे कहता है कि वो एक पावरफुल मैन की बेटी हैं। अगर उनके फादर को इसके बारे में पता चला तो टोमिन उनसे क्या बोलेगा, जिसपे लेडी वो कहती हैं कि वो किसी अमीर डॉक्टर की बेटी की तरह नहीं है और लेडी वो को टोमिन के पैर साफ करने से कोई भी दिक्कत नहीं है। तो टोमिन लेडी वो से कहता है कि क्या वो आज रात टोमिन के साथ यहाँ पे रुकेंगी, जिसके ऊपर लेडी वो शर्माते हुए कुछ भी नहीं कहती हैं। जिसके बाद टोमिन रात के वक्त धूम मचाने से पहले शर्माने लगता है, तो लेडी वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि कुछ राफ्ट्स एनिमी की कैंप की तरफ जा रही थी। जो सोल्जर कैंप की तरफ थे वो अपने कमांडर को इसके बारे में बता देते हैं, लेकिन उनके कमांडर को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती और वो अटैक करने की तैयारी शुरू करवा देता है। तभी हम लोग जियांग फेंग नाम के एक सोल्जर को देखते हैं जो उनके कमांडर से कहता है कि अटैक करने से पहले हमें एनिमी के पर्पस को जान लेना चाहिए, नहीं इससे हमारी सप्लाई ही वेस्ट जाएगी। लेकिन वो कमांडर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उससे कहता है कि वो अपनी औकात पे रहे, इसीलिए जियांग फेन वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। इसके बाद जियांग फेन जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और राफ्ट की तरफ देखता है तो राफ्ट के ऊपर लकड़ी के पुतले थे, लेकिन वो अपने जनरल को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद एल्जिया क्यूए के पास एक लोकल रेसिडेंट को लाती है जो क्यूए को नदी पार करने का एक शॉर्टकट रास्ता बताता है। रेसिडेंट बताता है कि उसने नदी पार करने के लिए सालों पहले एक रस्सी इस किनारे से दूसरे किनारे की तरफ बांधी थी और वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नदी पार करने के लिए। जिस जगह पर उसने रस्सी बांधी थी वहाँ का पानी का निचला स्तर काफी नीचे है, बल्कि दूसरी जगहों से काफी नीचे। इधर फैंग मिन जैसे ही देखता है कि वो सभी पुतले हैं तो वो उनके ऊपर अपने स्पिरिचुअल एरो से शूट कर देता है। इधर वो लोकल रेसिडेंट क्यूबे को वो जगह दिखाता है जहाँ पे उसने रस्सी बांधी थी और पानी के अंदर से उस रस्सी को बाहर निकालता है। क्यूबे रास्ते को चेक करने के लिए चेंजिंग को आगे भेजता है, क्योंकि उनके सोल्जर में से सिर्फ 80% ही वो लोग हैं जिनको स्विमिंग करना नहीं आती है और चेंजिंग एक डार्क कल्टीवेटर मास्टर है, इसीलिए अगर कोई दिक्कत होती है तो वो शैडो ड्रिफ्टिंग इस्तेमाल करके बाहर आ सकता है। लेकिन चेंजिंग फिर भी घबरा रहा था आगे जाने से और वो युआनपी से कहता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो वो उसे तुरंत बाहर खींच ले, क्योंकि पानी के अंदर शैडो ड्रिफ्टिंग इतने अच्छे से काम नहीं करती है। इधर टोमिन उस एरो को अपने डैगर से डिफेंड कर लेता है तो उसे पता चलता है कि उस एरो के अंदर डार्क एनर्जी थी। इसका मतलब है कि एनिमीज के पास भी कोई ऐसा बंदा है जो डार्क एनर्जी को इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद टोमिन शैडो ड्रिफ्टिंग का इस्तेमाल करते हुए बाकी सारे एरोस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जब टोमिन पत्थरों को आते हुए देखता है तो वो पानी के नीचे से शैडो कट्स का इस्तेमाल करता है और आर्मी की तरफ भेज देता है। जियान फेंग अपने आर्मी के लोगों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। इसके बाद टोमिन पानी के अंदर से भागने की कोशिश करता है। टोमिन यही सोचता है कि उसे पत्थरों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो डार्क एनर्जी आर्चरर है उसे टोमिन को खतरा हो सकता है और जियांग फेंग टोमिन को देख लेता है, लेकिन वो फिर भी टोमिन के ऊपर अपने एरो से शूट नहीं करता है। इसके बाद टोमिन युआनपी के
पास जाता है और युआन पी टोमिन को बताता है कि उन्होंने शॉर्टकट रास्ते को ढूंढ लिया है और वो बाकी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। टोमिन उस लोकल रेसिडेंट को बहुत सारे सोने के सिक्के देता है और उसे वहां से भेज देता है। क्यूए टोमिन को एक फॉर्मेशन दिखाता है और उससे कहता है कि हमें इसी फॉर्मेशन को फॉलो करना चाहिए, इससे हमें नुकसान कम होगा और जिन्हें तैरना नहीं आता है उन्हें भी सपोर्ट मिलेगा। टोमिन इसके लिए अग्री कर देता है और क्यूए को बताता है कि मैंने वहां पे एनिमीज के साथ एक डार्क स्पिरिट कल्टीवेटर को देखा और उसके पास काफी कमाल की कल्टीवेशन है और इसीलिए मैं उसे अपने साथ करना चाहता हूँ। जिसपे क्यूए कहता है कि वो एक जनरल है और मुझे नहीं लगता है कि वो आसानी से तुम्हारे सामने सरेंडर करेगा। इधर हम लोग एनिमीज के कैंप को देखते हैं जहाँ पे वो लोग खुश हो रहे थे। तभी जियांग फैन उनके सामने एक लकड़ी का पुतला रखता है और उनसे कहता है कि उनकी मेहनत बेकार गई है। जिसपे वो जनरल जियांग फैन का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है अगर उसके बारे में पता था तो उसने ये पहले क्यों नहीं बताया। जिसपे जियांग फैन कहता है कि उसने बताया था लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसके बाद वो जनरल जियांग फैन के ऊपर चिल्लाने लगता है तो जियांग फैन सीरियस होकर कहता है कि अपना हाथ हटा ले। जिसपे वो जनरल डर से अपना हाथ पीछे कर लेता है और जियांग फैन से कहता है कि वो जाके कंट्री को गार्ड करे और उसने सिर्फ इसलिए उसे छोड़ा है क्योंकि वो सभी भाई हैं। दूसरी तरफ टोमिन की आर्मी अपने काम को शुरू कर देती है और टोमिन उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे कहता है कि हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए युआन यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद एल्जिया पानी के अंदर से जाके दूसरी तरफ रस्सी बांध देती है और सिग्नल दे देती है। इधर हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर सू से मिलने के लिए उनके पास युआन आता है। इधर टोमिन की आर्मी अपने काम को शुरू कर देती है और एनिमी के ऊपर अटैक करने लगती है। टोमिन की आर्मी के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि एनिमी के सोल्जर उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। एक सोल्जर जनरल से पूछता है क्या उन्हें अटैक करना चाहिए, जिसपे जनरल कहता है कि उसके पास एक अलग ही प्लान है। इधर टोमिन अपने सोल्जर से कहता है कि उन्हें सिर्फ ऑर्डर को ही मानना है, अगर उनसे रिट्रीट करने को कहा जाता है तो उन्हें बिना कुछ कहे रिट्रीट करना है क्योंकि कोई नहीं जानता है कि बैटल के अंदर क्या हो सकता है, इसीलिए जितना कहा जाए सिर्फ उतना करो। इधर दो सोल्जर क्यूए को सिग्नल दे देते हैं तो युआन पी और युआन वो दोनों आइलैंड के उस तरफ चले जाते हैं। इधर टोमिन की आर्मी अभी भी उनके ऊपर अटैक कर रही थी तो जनरल उनके ऊपर तेल से भरा हुआ थैला फेंक के मारता है। इसे टोमिन शुरुआत में पत्थर समझता है और उसे साइड के साथ काट देता है, लेकिन जब टोमिन को पता चलता है कि वो तेल है तो वो अपनी आर्मी को कहता है कि सिग्नल दे दो, हम यहाँ से वापस लौट रहे हैं। इधर युआन पी और युआनवो के ऊपर भी घात लगा के अटैक होता है और वो दोनों एक आइलैंड के में फंस जाते हैं जहाँ पे एनिमी उनका इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ तेल की वजह से पानी के ऊपर आग लग चुकी थी और टोमिन पानी के अंदर था। अब टोमिन पानी के ऊपर भी नहीं आ सकता था क्योंकि ऊपर आग लगी हुई थी, इसीलिए टोमिन पानी के अंदर ही डूबने लगता है। वो जनरल कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पानी के अंदर कोई भी हो, अगर वो ऊपर आता है तो जल के मरेगा, अगर वो नीचे ही रहता है तो वो कब तक अपनी सांस रोके रखेगा, इसीलिए किसी भी कीमत पे सिर्फ हम ही लोग जीतेंगे। इसके बाद टोमिन की सांस टूट जाती है और टोमिन पानी के अंदर डूबने लगता है। वो सभी लोग सोचते हैं कि टोमिन मारा गया, लेकिन तभी वहाँ पे युआन आता है जो अपनी स्पिरिचुअल की का इस्तेमाल करते हुए पानी के अंदर एक बवंडर बना देता है और एक रस्सी को टोमिन की तरफ फेंक देता है। टोमिन उस रस्सी को पकड़ लेता है और युआन उसे पानी के अंदर से बाहर खींच लेता है। टोमिन युआन का शुक्रिया अदा करता है तो युआन इस पे कुछ भी नहीं कहता है। इधर एक सोल्जर आके जनरल को बताता है कि एनिमी की आर्मी उनके पास आ चुकी है। वो जनरल सोचता है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें यहाँ से वापस जाना होगा। इसके बाद टोमिन जब किनारे के पास आता है तो क्यूए उसे सब कुछ बचाता है जो उसके साथ और युआन पी भाई के साथ हुआ है। युआन जैसे ही सुनता है कि उसके दोनों छोटे भाई मुसीबत में है, इसीलिए वो टोमिन और क्यूए से कहता है कि वो पानी को बीच से काट देगा, इसके बाद हम उन दोनों की मदद करने के लिए जाएंगे। लेकिन क्यूए को युआन की बातों के ऊपर विश्वास नहीं होता है, लेकिन युआन नदी के अंदर कूद जाता है और नदी के बीच में आ जाता है। इसके बाद युआन अपने स्केयर को बीच में लगाता है और अपनी स्पिरिचुअल की को रिलीज करता है। इसके बाद युआन अपनी स्पिरिचुअल की को आगे और पीछे की तरफ रिलीज करता है, जिससे कि नदी दो टुकड़ों में बढ़ जाती है और नदी के बीच में रास्ता दिखने लगता है। टोमिन युआन की तारीफ करता है तो युआन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल की को वेस्ट मत करो बेवकूफ। इसके बाद टोमिन की आर्मी रास्ते को पार करने लगती है। इधर हम लोग जियांग फैंग को देखते हैं जो कि प्रार्थना कर रहा था। उसके पास चेसिंग स्वॉर्ड आता है और उससे कहता है क्या प्रार्थना करने से उनकी मौत को शांति मिल जाएगी और क्या तुम्हें सच में जरूरत है अपने हाथों को खून से रंगने के लिए। इसके बाद टोमिन की आर्मी नदी के इस तरफ आ जाती है। उन सोल्जर्स को पता चलता है कि उनके जनरल यहाँ से भाग चुके हैं और टोमिन उन सभी को मारने लगता है। चेसिंग स्वॉर्ड जियांग फैंग से कहता है कि वो समझदार और ताकतवर है, लेकिन उसके पास वो औदा नहीं है जिसपे उसे होना चाहिए था। जियांग फैंग चेसिंग स्वॉर्ड से कहता है अगर उसे उसकी बेइज्जती करनी है तो वो कर सकता है। चेसिंग स्वॉर्ड जियांग फैंग से कहता है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। उसे तो बस जियांग फैंग के ऊपर दया आती है क्योंकि वो एक डार्क कल्टीवेटर है। वो लोग अभी के लिए भले ही एक ही साइड पर हैं और एक ही तरफ से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर जियांग फैंग उनकी साइड पे नहीं होता तो वो अभी तक लाइट कल्टीवेटर के हाथों मारा
मारा जा चुका होता। इधर टोमिन आइलैंड के ऊपर जितने भी सोल्जर्स थे उन सभी को मार देता है और युआनैंग से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन युआनैंग अपने स्पीयर को टोमिन के गले के ऊपर रख देता है और उससे कहता है कि मेरे साथ फाइट करो। टोमिन उससे कहता है कि मैं मस्ती करने के मूड में नहीं हूँ। युआनैंग उसे कहता है मैं मस्ती के मूड में नहीं हूँ, मैं सीरियस होकर फाइट करना चाहता हूँ, अपने वेपन को उठाओ और मेरे साथ फाइट करो। युआनैंग टोमिन से कहता है कि मेरे साथ फाइट करो, जिस पे टोमिन उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम जब से बागवान से वापस आए हो तुम्हारा चेहरा बदला बदला सा है और तुम्हारा बिहेवियर भी बदल गया है, कहीं तुम हमारा साथ तो नहीं छोड़ने वाले हो। जिस पे युआनैंग कहता है कि वो हमेशा अपने देश के लिए फाइट करेगा और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद युआनैंग डायरेक्ट टोमिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको टोमिन बड़ी आराम से अवॉइड कर लेता है। युआनैंग टोमिन से कहता है अपनी शैडो ड्रिफ्टिंग की स्किल का इस्तेमाल करना बंद करो और मेरे साथ आमने सामने की लड़ाई करो। जिसपे टोमिन सोचता है कि युआनैंग की कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, इसीलिए उसे कम करना होगा। इधर हम लोग डॉक्टर सू को देखते हैं जो आइलैंड के ऊपर आ जाती हैं। उन्हें एल्जिया से पता चलता है कि टोमिन युआनैंग से मिलने के लिए गया है, जिसपे डॉक्टर सू काफी हैरान हो जाती हैं। इधर टोमिन युआनैंग के अटैक को काफी आराम से डॉज कर रहा था, लेकिन जब युआनैंग अपने वेपन का यूज करता है तो टोमिन को अपना वेपन भी यूज करना पड़ता है। इसके बाद ये दोनों अपने वेपन के साथ फाइट करने लगते हैं। टोमिन युआनैंग से कहता है कि वो अपनी अनलिमिटेड स्किल का इस्तेमाल करे, जिससे वो अपनी स्पिरिचुअल की को जल्दी कंज्यूम कर सकता है और उसे मार भी सकता है, जिससे युआनैंग नफरत करता है। युआनैंग टोमिन के ऊपर अटैक करता है, जिससे वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। इसके बाद युआनैंग टोमिन की असली बॉडी को पकड़ के नीचे गिरा देता है। हमें पता चलता है कि टोमिन युआनैंग के साथ फाइट नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी बॉडी का क्लोन बना लिया और अपनी रियल बॉडी को एक पत्थर के पीछे छिपा लिया। तभी क्यूए देखता है कि जिस पत्थर के पीछे टोमिन छुपा था उसके पीछे काफी तेज धमाका होता है, तो क्यूए उस तरफ जाने लगता है, लेकिन टोमिन की क्लोन बॉडी क्यूए को रोक लेती है। इधर युआनैंग के टोमिन के ऊपर एक भी पंच नहीं मारा था और युआनैंग टोमिन से कहता है कि मैं अपने से किसी को भी नहीं मारूंगा जो कोई भी विंड सिटी का रहने वाला है। टोमिन समझ जाता है कि युआनैंग को क्या चाहिए, इसीलिए वो उससे कहता है कि जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और ज़ोंगटियान मारा जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ सीरियस होकर फाइट करूंगा। जिसपे युआनैंग गुस्सा हो जाता है और वो टोमिन से कहता है तुमने मेरे साथ सीरियस होकर फाइट करने को रिफ्यूज कर दिया है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और पूरी दुनिया में घूमूंगा ताकि मैं किसी ऐसे से मिल सकूं जो मेरे बराबर का ताकतवर हो, और तुम मेरे बिना भी ज़ोंगटियान को हरा सकते हो, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी वहाँ पे डॉक्टर सू आती हैं और वो अपना बैग युआनैंग के चेहरे के ऊपर फेंक के मारती हैं और उसे एक लंबा चौड़ा भाषण देती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि युआनैंग नहीं जानता है कि उसकी वजह से कितनी जानें बची हैं और बहुत सारे लोग विंड सिटी के अंदर खुश हैं। जिसपे युआनैंग की आंखें खुल जाती हैं और वो समझ जाता है कि क्या गलती हुई है। और टोमिन भी युआनैंग को विश्वास दिलाता है कि वो उसके साथ सीरियस होकर फाइट करेगा, बस ये ज़ोंगटियान वाला मैटर थोड़ा सा निपट जाए। इसके बाद युआनैंग डॉक्टर सू को उनका बैग वापस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन टोमिन डायरेक्ट सिटी के ऊपर अटैक कर देता है। युआनैंग चिल्ला चिल्ला के कहता है कि आओ और मुझसे डुअल करो, जिसपे वो जनरल जियांग फैन को फाइट करने के लिए आगे भेजता है। जियांग फैन वहाँ पे आते ही अपने तीर से युआनैंग के ऊपर अटैक करता है। टोमिन जैसे ही देखता है कि वो अटैक जियांग फैन ने किया है, इसीलिए वो उनके बीच में आ जाता है और युआनैंग से कहता है कि वो अभी के लिए पीछे हट जाए, क्योंकि टोमिन खुद जियांग फैन के साथ फाइट करना चाहता है। इसके बाद जियांग फैन और टोमिन दोनों एक दूसरे से अपना नाम साझा करते हैं। इधर एक सोल्जर जनरल को बताता है कि टोमिन खुद फाइट करने के लिए आया है और वो एक कोल्ड ब्लडेड किलर है, जिसपे जनरल कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दोनों में से कौन मरता है, फायदा हमें ही होगा। इसके बाद जियांग फैन टोमिन के ऊपर एक स्पेशल एरो से अटैक करता है और वो एरो जैसे जैसे टोमिन के करीब बढ़ता है तो उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती जाती है, जिसको टोमिन अपने साइड के साथ बड़े आराम से ब्लॉक कर लेता है और जियांग फैन के लिए उसकी तारीफ भी करता है और उससे कहता है अगर वो उसका आदमी होता तो टोमिन को बहुत फक्र होता। इसके बाद वो दोनों फाइट करते हुए काफी क्लोज आ जाते हैं। क्यूए और युआनैंग इसके ऊपर बात करते हैं कि टोमिन डायरेक्ट फाइट क्यों नहीं कर रहा है। क्यूए कहता है कि टोमिन का कल्टीवेशन बेस बहुत ज्यादा है, जियांग फैन उसे भले ही लॉन्ग रेंज में थोड़ा बहुत डैमेज दे सकता है, लेकिन जब बात शॉर्ट रेंज की आती है तब टोमिन का मुकाबला मुश्किल से ही कोई कर पाता है। लेकिन तभी जियांग फैन अपने बो को गोल गोल घुमाना शुरू करता है, जिससे वहाँ पे स्पिरिचुअल पावर की एक बाढ़ सी आ जाती है और जियांग फैन अपने बो को ट्विन ब्लेड में बदल लेता है, यानी कि उसके धनुष के दोनों सिरों पे ब्लेड निकल आते हैं। टोमिन यही सोचता है कि जियांग फैन का बो अब एकदम यिन और यांग ब्लेड की तरह लग रहा है। इसके बाद जियांग फैन अपने बो को बूमरैंग की तरह टोमिन की तरफ फेंक के मारता है। बो घूमता हुआ
टोमिन की तरफ जाता है और टोमिन उसे अवॉइड करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वो बो बाउंस करके टोमिन की साइड से निकल जाता है और सिटी गेट के ऊपर टकरा जाता है। लेकिन इसके बाद जियांग फैन अपने बो को फिर से अपने पास बुला लेता है और टोमिन के साथ क्लोज रेंज में फाइट करने लग जाता है और जियांग फैन टोमिन को क्लोज रेंज में काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। इसके बाद जियांग फैन टोमिन के ऊपर एक खास तरह के एरो से अटैक करता है, जिसका शेप और साइज दोनों बड़ा था और उसकी स्पिरिचुअल पावर भी अलग थी, लेकिन टोमिन उसे बड़े आराम से अवॉइड कर लेता है, जिससे टोमिन को भी समझ में आ जाता है कि जियांग फैन के अलग तरह के एरो में अलग तरह की पावर्स हैं। इसके बाद जियांग फैन टोमिन के ऊपर 3 अलग अलग तरह के एरो से शूट करता है और जियांग फैन अपने मन के अंदर सोचता है, अगर टोमिन तुम इसके कैपेबल हो तो फिर इस सोल रैकिंग एरो को पकड़ के दिखाओ, जिसपे टोमिन उस एरो को पकड़ लेता है। लेकिन टोमिन जैसे ही उस एरो को पकड़ता है तो उसे कुछ अजीब फील होने लगता है। हम लोग जियांग फैन को देखते हैं जो पीछे हट जाता है और अपने जनरल के पास वापस आ जाता है। उसका जनरल उसके ऊपर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने टोमिन को नहीं मारा था, जिसपे जियांग कहता है कि वो टोमिन को चाह के भी नहीं मार सकता था क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो चुकी है, और अगर जियांग फैन टोमिन को मार भी देता तो टोमिन के मरने के बाद उसकी आर्मी बेझिझक सिटी के ऊपर अटैक कर देती और सभी को मार देती। तभी एक सोल्जर जनरल को बताता है कि टोमिन अपनी आर्मी को वापस लेके जा रहा है। इसके ऊपर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि पहली बार उन्होंने टोमिन की आर्मी को वापस लौटाया था। इधर युआनआंग और कीवे दोनों टोमिन से पूछते हैं कि वो वापस क्यों आ गए उनके ऊपर अटैक करने के बजाय। क्या टोमिन को डर लगने लगा था कि वो मारा जाएगा, जिसपे टोमिन उन दोनों को बताता है कि जियांग फैन ने उसे एक सीक्रेट मैसेज भेजा है जो कि टोमिन के हाथ के ऊपर और उस दीवार के ऊपर लगा है जहाँ पे जियांग फैन का बोट टकराया था। टोमिन के हाथ के ऊपर नो लिखा हुआ आता है, जिसपे वो लोग सोचते हैं कि जियांग फैन ने टोमिन का ऑफर ठुकरा दिया है, लेकिन कीवे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के समझ जाता है कि जियांग फैन क्या कहना चाहता है। दरअसल टोमिन जब भी किसी सिटी के ऊपर अटैक करता है तो वो कोशिश करता है कि जितना हो सके उतना कम सिटी के रहने वालों को नुकसान हो, इसीलिए टोमिन हमेशा सफाई से अटैक करता है और पहले डुएल के लिए चैलेंज करता है। और जियांग फैन का मैसेज ये है कि सिटी के अंदर कोई भी नहीं है, इसीलिए टोमिन जैसे चाहे वैसे सिटी के ऊपर अटैक कर सकता है। इधर हम लोग लियांग और उसके फादर को देखते हैं जो लियांग फैन को दारू पिला के उसे बेहोश कर देते हैं क्योंकि लियांग फैन के फादर का कुछ अलग ही प्लान चल रहा है। इसके बाद अगली सुबह जनरल ने पहले ही तैयारी कर ली थी टोमिन और उसकी सेना को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, और वो दोनों यही सोच रहे थे कि टोमिन हमेशा हिफाजत से ही अटैक करता है, इसीलिए उनके पास काफी अच्छा मौका है। लेकिन तभी उनके ऊपर अटैक होता है और उनकी पूरी दीवार एक ही झटके में टूट जाती है क्योंकि टोमिन वहाँ पे अपने बड़े बड़े क्रॉसबो इस्तेमाल कर रहा था। इधर हम लोग देखते हैं कि युआनआंग को मस्ती सूझती है तो वो क्रॉसबो के ऊपर चढ़ जाता है। सोल्जर उससे पूछता है मालिक चला दूं क्या, जिसपे युआनआंग कहता है चला दे, और इसके बाद युआनआंग उस लकड़ी के बल्ले के साथ उड़ते हुए सिटी की तरफ जाने लगता है। टोमिन उसकी हरकत को देख के अपना सर पकड़ लेता है। इसके बाद युआनआंग जैसे ही वॉल के पास पहुंचता है तो वो अपने स्पीयर के साथ उस जगह के ऊपर अटैक कर देता है जहाँ पे उस जनरल ने बॉम्ब छुपा के रखे थे, और जैसे ही वो सारे बॉम्ब फटते हैं तो वहाँ पे काफी तेज धमाका होता है और उनकी दीवार नीचे गिर जाती है, और उस धुएं के अंदर से युआनआंग बाहर निकलता है जो सोचता है कि मैं जब भी हीरोगिरी करने की सोचता हूँ तो मेरे कपड़े और मैं हमेशा गंदा हो जाता हूँ। और जैसे ही बाकी सोल्जर्स को पता चलता है कि युआनआंग ने उनके ऊपर अटैक किया तो उनकी फट जाती है और युआनआंग उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है। जनरल खड़ा होके अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि फाइट के लिए तैयार हो जाओ। तभी टोमिन उसके पास से गुजरता है और उससे कहता है कि वो सावधान रहे, युआनआंग उसकी जान ले लेगा। इसके बाद टोमिन वहाँ से गायब होके जियांग फैन को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी जियांग फैन उसके ऊपर अपने एरो से शूट करता है। टोमिन अपने साइड में देखता है तो युआनआंग बिना अपनी स्पिरिचुअल पावर के सोल्जर के साथ ऐसे ही फाइट कर रहा था, जिससे टोमिन को जियांग फैन के साथ फाइट करने के लिए मौका मिल जाता है। इधर टाइगर वॉरियर अपने हथौड़े के साथ सिटी के मेन गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी युआनआंग अचानक से जनरल के सामने आ जाता है और उसके ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करता है, और युआनआंग की एक ही स्ट्राइक से जनरल का आर्मर चकनाचूर हो जाता है। इधर हम जंगलों के बीच में टोमिन को देखते हैं। जियांग फैन उसके ऊपर लगातार एरो से शूट करता रहता है, लेकिन टोमिन शायद की मदद से उन सभी एरोस को डॉज करता रहता है और जियांग फैन से कहता है कि कब तक आंख मिचोली खेलोगे, सामने आकर मुझसे बात करो या फिर मेरे साथ फाइट करो। इसके बाद जियांग फैन टोमिन के सामने आ जाता है। टोमिन उससे पूछता है तो क्या तुम मेरी आर्मी को ज्वाइन करोगे, जिसपे जियांग फैन अटैक करते हुए कहता है कि खेल अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जियांग फैन इस बार टोमिन के साथ क्लोज रेंज में फाइट करता है और उसके ऊपर बो से अटैक करता रहता है, जिसपे टोमिन उसके सारे अटैक को डॉज करता है और मौका देख के उसे अपने साइड के साथ एक पेड़ से चिपका देता है। दूसरी तरफ युआनआंग उस जनरल को पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है। टाइगर वॉरियर भी दरवाजे को
तोड़ के सिटी के अंदर आ जाता है और यहाँ पे आखिरकार जियांग फैन टोमिन को अपना लॉर्ड मानने को तैयार हो जाता है और उसकी आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद युआन रैंक अपनी तारीफ करवाने के लिए टोमिन के पास उस जनरल का सर लेके जाता है, जिसपे टोमिन उसकी तारीफ कर भी देता है। इसके बाद हम लोग चेसिंग शॉट और उसके एक साथी को देखते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि चेसिंग शॉट अकेले फ्रंट लाइन में टोमिन के साथ फाइट करने के लिए जाएगा। इसके बाद उन दोनों के पास जोंग टियान का छोटा भाई भागते हुए आता है, लेकिन चेसिंग शॉट के साथ जो उसका साथी था वो उसे जान से मार देता है क्योंकि अब उन्हें इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। फिर हम लोग टोमिन को देखते हैं जो जियांग फैन से पूछता है कि वो किन तरह के एरोस को इस्तेमाल करता है, जिसपे जियांग फैन उन्हें अपनी पावर को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि वो 5 तरह के एरो शूट करता है, जिनमें से 5 के पास अलग अलग तरह की एबिलिटी है। इसके बाद हम लोग लियांग को देखते हैं जिसे उसके फादर ने एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था और जोंग टियान ने युआनजी की जितनी भी आर्मी थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। फिर हम लोग टोमिन के मेंशन को देखते हैं जहाँ पे जोंग टियान का भांजा युआनजी से मिलने के लिए आता है, लेकिन डॉक्टर सो की छोटी बहन और उसके फादर उसे युआनजी से मिलने नहीं देते हैं। दरअसल युआनजी के पास एक जेट सेल और पूरी आर्मी का कंट्रोल है, इसीलिए लियांग के फादर उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन युआनजी मौका दे के खुद को एक सीक्रेट रूम के अंदर छुपा लेता है। युआनजी का बॉडीगार्ड बाहर निकलता है और उनसे कहता है कि युआनजी यहाँ पे नहीं है और वो जब भी वापस आएगा तो वो लोग उससे मिल सकते हैं। इसके बाद हम लोग उन तीनों को जेल के अंदर देखते हैं और फिर उसके बाद अगले सीन में हम लोग लेडी वू को देखते हैं जो नदी किनारे आए थे क्योंकि वो टोमिन के कपड़े धोना चाहती थी, और तभी हम लोग लेडी वू के पीछे एक सोल्जर को देखते हैं जो उनके पीछे चुपके से आ रहा था। इधर हम लोग टोमिन को देखते हैं जो लेडी वू का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब लेडी वू वहाँ पे नहीं आती है तो टोमिन आसपास के लोगों से पूछता है, जिसपे एक सोल्जर उसे बताता है कि लेडी वू कपड़े धोने के लिए रिवर के पास गई थी और वो अपने साथ कोई भी गार्ड लेके नहीं गई थी। तो टोमिन को समझने में देर नहीं लगती है कि लेडी वू किडनैप हो गई हैं, इसीलिए वो अपनी पूरी आर्मी को लेता है और सिटी के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है। और जब टोमिन सिटी गेट के पास पहुंच जाता है तो उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। चेसिंग शॉट ने लेडी वू को उठाया था और वो टोमिन से कहता है अगर टोमिन को इस लड़की की जान जरा से भी प्यारी है तो वो सबके सामने घुटनों पे बैठ के भीख मांगे तो शायद से चेसिंग शॉट लेडी वू को जाने दे। चेसिंग शॉट टोमिन से कहता है मुझे हताश मत करो, हम लोग वैसे भी लड़ने वाले हैं, तो मुझे इस लड़की को मारने में कोई भी आपत्ति नहीं है। और तभी लेडी वू अपनी हाथों की रस्सी खोल लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन चेसिंग शॉट उन्हें झट से पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ से भागने की सोचना भी मत। इसके बाद लेडी वू टोमिन से कहती है कि टोमिन जानता है कि लेडी वू किस तरह की लड़की है, जिससे टोमिन को समझने में देर नहीं लगती है कि लेडी वू क्या करने वाली है। इसीलिए टोमिन जल्दी से जियांग फैन को इशारा करता है और दूसरी तरफ चेसिंग शॉट जितनी जल्दी में लेडी वू की गर्दन के अंदर अपनी तलवार घुसाता कि उससे पहले ही जियांग फैन उसके ऊपर अपने एरो से अटैक करता है। चेसिंग शॉट समझ जाता है कि ये अटैक जियांग फैन ने किया है, इसीलिए वो सोचता है कि उसे जियांग फैन को पहले ही मार देना चाहिए था। और तभी लेडी वो बॉल से नीचे की तरफ छलांग लगा देती है और टोमिन उन्हें पकड़ लेता है और फिर चेसिंग शॉट उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन युआन रैंक अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को बचा लेता है और इसके बाद वहाँ पे वॉर शुरू हो जाती है। इसके बाद टोमिन लेडी वू को युआन रैंक और कीवे के हाथों वापस भिजवा देता है ताकि लेडी वू का अच्छे से इलाज हो सके और टोमिन यहाँ पे अकेला रह के चेसिंग शॉट के साथ अकेला फाइट करेगा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे टोमिन शुरुआत में बहुत अच्छी टक्कर देता है चेसिंग शॉट को। टोमिन चेसिंग शॉट के ऊपर बहुत सारे कट्स मारता है और अपने शैडो क्लोन का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे से उसके ऊपर साइड से अटैक करता है, जिससे चेसिंग शॉट के आर्मर के ऊपर बहुत बड़ा क्रैक पड़ जाता है और चेसिंग शॉट नीचे बैठ जाता है। इसके बाद टोमिन चेसिंग शॉट की सेक्ट की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, जिसपे चेसिंग शॉट टोमिन से कहता है कि वो उसकी जान ले लेगा। टोमिन बदले में कहता है कि उसकी बहुत सारे लोग जान लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक टोमिन जिंदा है और सही सलामत है। इसके बाद चेसिंग शॉट अपने पास से एक पिल निकालता है और उसे खा लेता है और पिल को खाने के तुरंत बाद चेसिंग शॉट के पास उसकी स्पिरिचुअल की फिर से वापस आ जाती है और उसकी अटैक स्पीड भी बढ़ जाती है। चेसिंग शॉट टोमिन के ऊपर एक अटैक करता है जिससे टोमिन पीछे खिसक जाता है। इसके बाद टोमिन अपने शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन चेसिंग शॉट उससे पहले ही उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके सर के ऊपर अपनी तलवार रख देता है। टोमिन कैसे तैसे अपने साइड की मदद से चेसिंग शॉट के शॉट को रोके रखता है, लेकिन चेसिंग शॉट फिर भी उसके चेस्ट के अंदर अपनी शॉट को घुसा देता है और कहता है यहाँ पे युआन रैंक भी आ जाए तब भी वो तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकता है। लेकिन अचानक से टोमिन चेसिंग शॉट के ऊपर अपने साइड से अटैक करता है, जिससे चेसिंग शॉट डॉज कर लेता है और टोमिन से कहता है कि वो टोमिन को इतना ज्यादा मारेगा कि टोमिन मरने वाला होगा। और तब चेसिंग शॉट टोमिन को जिंदा वापस लेके जाएगा, जिसमें टोमिन पूछता है क्या जोंग टियान ने उसे ऑर्डर
दिया है टोमिन को जिंदा या मुर्दा वापस लेके जाने के लिए। और तभी चेसिंग शॉट टोमिन की पेट के ऊपर एक जोरदार किक मारता है जिससे टोमिन की हालत खराब हो जाती है। चेसिंग शॉट टोमिन के कंधे के ऊपर अपनी शॉट से अटैक करता है और उससे कहता है कि काफी देर से तुमने मुझे रोक रखा है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी बॉडी काफी टफ है और इसीलिए होली लॉर्ड ने हमसे कहा है तुम्हें जिंदा वापस लेके आने के लिए। इसके बाद चेसिंग शॉट टोमिन के आर्मर के ऊपर बहुत बड़ा कट मारता है जिससे टोमिन का आर्मर भी चकनाचूर हो जाता है और टोमिन नीचे गिर जाता है। चेसिंग शॉट टोमिन से कहता है कि वो उसे यहाँ पे मरने नहीं देगा। अगर टोमिन अपनी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल नहीं करता है अपनी बॉडी को हील करने के लिए तो चेसिंग शॉट अपनी हील पावर का इस्तेमाल करके टोमिन को हील करेगा और उसे जिंदा वापस लेके जाएगा। इसके बाद चेसिंग शॉट जियांगमो के बारे में मजाक उड़ाने लगता है और टोमिन से कहता है कि उसने भी फालतू में ही तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी, जिसपे टोमिन जियांगमो से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे जल्दी ही तुम्हारे पास भेजूंगा और तुम्हारे सामने ये अपने घुटनों पर बैठ के तुमसे माफी मांगेगा। और तभी अचानक से टोमिन खड़ा होता है और चेसिंग शॉट के मुंह को अपने पंजे से पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम्हारा हो गया तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद टोमिन चेसिंग शॉट के ऊपर अपनी डार्कनेस ऑफ फायर को रिलीज करता है जिससे चेसिंग शॉट ने जो पिल खाई थी उसका असर खत्म हो जाता है और चेसिंग शॉट का आर्मर भी टूट जाता है। चेसिंग शॉट जल्दी से खड़ा होकर टोमिन के ऊपर फिर से अटैक करता है लेकिन इस बार टोमिन अपने शायद का इस्तेमाल करते हुए चेसिंग शॉट के ऊपर अटैक करता है और उसे उठा के नीचे पटक देता है। इसके बाद टोमिन हवा में जंप करते हुए चेसिंग शॉट के ऊपर अटैक करता है और टोमिन के इस अटैक से चेसिंग शॉट की स्वॉर्ड भी चकनाचूर हो जाती है और टोमिन चेसिंग शॉट से कहता है कि टोमिन चेसिंग शॉट को मारने से पहले उसे इतना तड़पाएगा कि चेसिंग शॉट खुद ही कहेगा कि मुझे मार दो। चेसिंग शॉट टोमिन के ऊपर अटैक करता है और वहां पे अपनी विंड शील्ड को क्रिएट कर लेता है क्योंकि चेसिंग शॉट की विंड शील्ड काफी तेज रफ्तार से गोल गोल घूम रही थी, इसीलिए चेसिंग शॉट उसका इस्तेमाल करते हुए टोमिन के ऊपर एक घातक अटैक करता है जिससे टोमिन नीचे गिर जाता है। इसके बाद चेसिंग शॉट टोमिन के ऊपर दोबारा पीछे से अटैक करता है लेकिन टोमिन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और चेसिंग शॉट के अटैक की हूबहू नकल करते हुए उसके ऊपर एक तगड़ा अटैक करता है लेकिन इससे टोमिन को भी चोट लग गई थी और वो नीचे गिर जाता है। चेसिंग शॉट जल्दी से टोमिन के ऊपर अटैक करता है और उसे पकड़ लेता है लेकिन टोमिन शैडो ड्रिफ्टिंग का इस्तेमाल करते हुए वहां से गायब होकर पीछे चला जाता है और चेसिंग शॉट के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद चेसिंग शॉट और टोमिन दोनों आमने सामने की लड़ाई लड़ने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर बिना रुके हथियार से अटैक करते रहते हैं। चेसिंग शॉट टोमिन के ऊपर अपने स्पिरिचुअल शॉट से अटैक करता है और उसके सीने के आर पार कर देता है लेकिन टोमिन फिर भी नहीं रुकता है और टोमिन चेसिंग शॉट के गले के अंदर अपने दोनों डैगर घुसा देता है। चेसिंग शॉट समझ जाता है कि वो टोमिन को हरा नहीं सकता है इसीलिए वो वहां से भागने लगता है। चेसिंग शॉट जब वहां से भाग रहा था तो उसके ऊपर पीछे से अटैक होता है और एक खून की वेव उसके सीने के आर पार हो जाती है और टोमिन उससे कहता है कि तुम किसे हल्के में ले रहे हो। इसके बाद टोमिन चेसिंग शॉट को उठा के नीचे पटक देता है और उसको सर से उठा के खड़ा कर लेता है और उससे कहता है कि तुमने जो स्पिरिट इस्तेमाल की थी मैंने उन सभी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके बाद चेसिंग शॉट टोमिन को अपने साथ मारने के लिए एक बॉम्ब का इस्तेमाल करने लगता है लेकिन टोमिन उससे पहले ही उसके मुंह के ऊपर एक पंच मारता है और उसकी खुद की स्वॉर्ड को उसके सीने के अंदर घुसा देता है और कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा होली लॉर्ड तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए वापस आएगा। तभी जियांगमो चेसिंग शॉट से कहता है कि तुम्हारी मौत को किसी की भी फिक्र नहीं पड़ी है और इसके बाद टोमिन चेसिंग शॉट की सारी स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद टोमिन जाके लेडी वू से मिलता है तो लेडी वू रोते हुए टोमिन के गले लग जाती हैं और उससे माफी मांगती हैं क्योंकि लेडी वू टोमिन के लिए बोझ बन गई थी। तो टोमिन उन्हें शांत करते हुए कहता है कि लेडी वू बोझ नहीं बनी थी बल्कि वो तो टोमिन का ख्याल रख रही थी। इसके बाद हम लोग युआनजी को देखते हैं जो लेडी वो के फादर के घर के अंदर छुपके रह रहा था। इसके बाद हम लोग कियानकी को देखते हैं और उसके पास लियांग के फादर आए थे ताकि वो उनकी मदद कर सके सिटी के ऊपर कब्जा करने में, लेकिन कियानकी लियांग के फादर के ऊपर अटैक कर देती है और उससे कह देती है कि वो कुछ भी नहीं करेगी बल्कि वो तो टोमिन को सपोर्ट कर रही है प्रिंस बनवाने के लिए। और ये सब कुछ देख के उन सारे सोल्जर्स के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो लियांग के फादर से कहते हैं कि वो अब उनका कोई भी काम नहीं सुनेंगे और ना ही उनके ऑर्डर मानेंगे। इधर हम लोग टोमिन को देखते हैं जिसने चेसिंग शॉट की सारी मेमोरी को देख लिया था क्योंकि उसने उसकी स्पिरिट पावर को एब्जॉर्ब किया था और टोमिन ये सब कुछ क्यूए को बता देता है, इसीलिए वो लोग डायरेक्ट जोंगटियान के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। इधर हम लोग होली लॉर्ड को पहली बार बिना मास्क के देखते हैं। आइस घोस्ट उससे कहता है कि हमें चेसिंग शॉट की मौत का बदला लेना चाहिए, जिसपे होली लॉर्ड हंसते हुए उन तीनों को आराम से मार देता है और कुछ भी नहीं करता है। और इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं है क्योंकि ये टोमिन का 20
बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसके बाद हम लोग युआन रैंग को देखते हैं जो सिटी के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है और वहाँ पे धमाका मचा देता है। इसके बाद हम टाइगर वॉरियर को देखते हैं, वो भी सिटी के ऊपर अटैक कर रहा था। फिर हम गु गुआन और ग्यू को देखते हैं और वो दोनों भी अटैक करे जा रहे थे। इसके बाद हम लोग जियांग फैन को देखते हैं और वो भी अपने एरो का इस्तेमाल करते हुए सिटी के ऊपर अटैक करते जा रहा था। और टोमिन के बच्चे कुछ जितने भी जनरल थे वो सभी एक साथ सिटी के ऊपर अटैक करते जा रहे थे। और टोमिन अपनी डार्क एरो टीम के साथ मेंशन की तरफ जा रहा था और युआन रैंग उन्हें जाते हुए देख रहा था। इसके बाद टोमिन अपने घोड़े से उतर के जब मेंशन के अंदर जाता है तब वहाँ का माहौल काफी अलग था, क्योंकि पूरे मेंशन के अंदर आसपास आइस क्रिस्टल जगे हुए थे। और होली लॉर्ड टोमिन से कहता है, टोमिन मैं तुम्हारे लिए काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। टोमिन आगे बढ़ के देखता है, तब वो पाता है कि एक मटके के अंदर उन्हीं 3 लोगों की लाश पड़ी हुई थी जिनको होली लॉर्ड ने मारा था। टोमिन कहता है, आंख मिचोलने खेलना बंद करो, तुम्हारी इस हरकत से मुझे गुस्सा आ रहा है। तभी अचानक से मटका उड़ते हुए साइड में चला जाता है और जब टोमिन ऊपर की तरफ देखता है तब होली लॉर्ड ऊपर हवा में लटका हुआ था और वो कहता है, टोमिन मैंने सुना कि तुम्हारा स्टाइल काफी सख्त है लेकिन तुम तो काफी हैंडसम हो। टोमिन उससे पूछता है, क्या तुम ही होली लॉर्ड हो? तो फिर तुम अपना मास्क क्यों नहीं हटा देते हो? जिसपे होली लॉर्ड अपना चेहरा टोमिन को दिखा देता है और टोमिन जैसे ही होली लॉर्ड का चेहरा देखता है तो येनिस की मेमोरी फिर से ट्रिगर्ड हो जाती है और येनिस जाग जाता है। इसके बाद हम लोग लियांग के फादर का आखिरी सीन देखते हैं जहाँ पे सोल्जर्स ने उनके खिलाफ बगावत छेड़ दी थी, जिसपे लियांग के फादर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे लियांग आ जाता है और वो अपने फादर से कहता है कि इतना बहुत हुआ, अब आपको रुक जाना चाहिए। जिसपे लियांग के फादर लियांग के ही ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन वहाँ के सोल्जर लियांग को बचा लेते हैं। इधर येनिस टोमिन को बताता है कि यही जिंजी है, क्योंकि येनिस कभी भी उन घटिया आंखों को नहीं भूल सकता है जिसने येनिस के प्यार को उससे छीन लिया था। जिसपे टोमिन को यकीन नहीं होता है क्योंकि कोई 500 सालों तक कैसे जिंदा रह सकता है। जिसपे येनिस उसे समझाता है कि उसने जरूर कोई काला जादू किया होगा। जैसे डार्क कल्टीवेटर डेथ सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से उसने स्पिरिट्स का इस्तेमाल किया होगा अपनी एज को बढ़ाने के लिए और इससे कोई भी अमर हो सकता है और उसे जरूर तुम्हारी बॉडी चाहिए होगी क्योंकि तुम्हारी बॉडी कमाल की है। जिसपे टोमिन को येनिस की बातों पे यकीन हो जाता है और वो पूछता है कि तुम अब क्या करोगे, क्या तुम मेरी बॉडी के ऊपर फिर से कब्जा करोगे? जिसपे येनिस अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा बल्कि वो टोमिन के साथ मिलके अपना बदला लेगा। जिसके लिए टोमिन राजी हो जाता है और वो येनिस के साथ हाथ मिलाता है जिससे टोमिन का लेवल अप हो जाता है और टोमिन एक नए आर्मर में चला जाता है और उसके साइड का साइज भी बढ़ जाता है। इसके बाद टोमिन डायरेक्ट होली लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन होली लॉर्ड टोमिन के अटैक को डॉज कर लेता है और टोमिन से कहता है कि ये बॉडी तुम्हारे लेवल की नहीं है, मैं तो बस तुमसे मिलने को बेताब था, इसीलिए मैंने इस बॉडी का यूज किया है। इसके बाद होली लॉर्ड टोमिन को जोंग टियान की बॉडी को दिखाता है जिसके ऊपर उसने कब्जा किया है। इसके बाद हम क्यूए को देखते हैं जो मेंशन की तरफ आया था। तब वो देखता है कि युआन रैंग दरवाजे के ऊपर खड़ा था। क्यूए उसे पूछता है कि तुम अंदर क्यों नहीं गए हो, जिसपे युआन रैंग बताता है कि अंदर बस एक मामूली सी स्पिरिट है और टोमिन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है उसे मारना। टोमिन होली लॉर्ड से पूछता है कि ये जोंग टियान की बॉडी है और क्या तुमने इसे डिवोर कर लिया है? जिसपे होली लॉर्ड कहता है कि जैसा डार्क कल्टीवेटर कहते हैं वैसा हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद होली लॉर्ड टोमिन के करीब जाके उससे कहता है, इसके बारे में क्या ख्याल है कि तुम ये स्किल मुझे दे दो? जिसपे टोमिन होली लॉर्ड के ऊपर बेहद तगड़ा स्लैश मारता है जिससे होली लॉर्ड पीछे टकरा जाता है और उसकी एक हाथ की उंगली भी टूट जाती है। टोमिन कहता है, इस तरह की बकवास करने की सिवा तुम्हें मुझसे फाइट करनी चाहिए। जिसपे होली लॉर्ड कहता है कि मैं अपनी हल्की से स्पिरिट पावर के साथ तुम्हारे साथ कैसे फाइट कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा तो जोंग टियान की बॉडी नीचे गिर जाएगी। जिसपे टोमिन कहता है, जब तुम्हें इतना सब करना ही था तो फिर तुम यहाँ पे खुद क्यों नहीं आए? जिसपे होली लॉर्ड कहता है कि अभी उनके मिलने का वक्त नहीं हुआ है और क्या टोमिन देख नहीं सकता है कि होली लॉर्ड ने अपने सबॉर्डिनेट और जोंग टियान को मार दिया है सिर्फ और सिर्फ टोमिन के लिए? क्या टोमिन उसे अपने भाई की तरह नहीं देख सकता है? लेकिन टोमिन उससे कहता है अगर वो फाइट नहीं करने वाला है तो जोंग टियान की बॉडी टोमिन के हवाले कर दे। जिसपे होली लॉर्ड कहता है, तुम तो सच में मेरे दिल के पीछे हो बाबू। इसके बाद होली लॉर्ड अपनी उंगली को फिर से ठीक कर लेता है और जाते हुए टोमिन से कहता है कि बड़ा उद्देश्य होना भी खतरनाक है क्योंकि कभी कभी भाग्य है इंसानों को दफन कर देता है, इसीलिए टोमिन को कोशिश करनी होगी कि उसका भाग्य उसकी जान न ले। इसके बाद होली लॉर्ड वहाँ से जाते हुए कहता है कि वो दोनों दोबारा मिलेंगे और टोमिन को अगला प्रिंस बनने के लिए बधाई। होली लॉर्ड के जाने की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है जिसकी रोशनी बाहर तक आती है और युआन रैंग समझ आता है कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, इसीलिए वो क्यूए को अपनी एनर्जी शील्ड के अंदर कर लेता है। इसके बाद मेंशन के अंदर से एक बहुत बड़ी एनर्जी बीम बाहर
बाहर निकलती है और वो सभी लोग मेंशन के अंदर देखते हैं। तब टोमिन मेंशन के अंदर से सिग्मा वॉक करते हुए बाहर आ रहा था और उनसे कहता है सारा काम यहाँ पे खत्म हो गया, चलो वापस चलते हैं। इसके बाद हम लोग टोमिन को विंड सिटी की तरफ जाते हुए देखते हैं। विंड सिटी के सोल्जर जैसे ही टोमिन को आता हुआ देखते हैं तो वो गेट को नीचे गिरा देते हैं। लियांग और बाकी सोल्जर आके टोमिन को इनवाइट करते हैं और तभी वहाँ पे लियांग के फादर आ जाते हैं जो टोमिन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और उससे कहते हैं कि वो टोमिन को कभी भी प्रिंस नहीं बनने देंगे। जिसपे टोमिन अपने हाथों पे डार्कनेस ऑफ फायर को रिलीज करता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे रोक सकते हो? तुम भले ही मेरे सोल्जर के फादर हो लेकिन मुझे तुम्हें मारने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी वहाँ पे टियान आता है और वो टोमिन से कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है और टियान के पास एक स्क्रोल होता है और वो टोमिन को दे देता है। टोमिन उस स्क्रोल को लियांग के फादर की तरफ करते हुए कहता है अपनी आंखें खोल के देख ले खूंसट बुड्ढे। दरअसल वो स्क्रोल एम्परर की तरफ से एक डिक्री होती है कि टोमिन को लीगली तौर पे विंड सिटी का प्रिंस बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग टोमिन को उसके मेंशन के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो सभी लोग आए होते हैं जिन्होंने शुरुआत से लेके आखिर तक टोमिन का साथ दिया था चाहे स्थिति कैसे भी हो, और वो सभी लोग टोमिन के सामने अपना सर झुकाते हैं और उसे अपने किंग के तौर पर स्वीकार करते हैं। और ये खबर हर उस इंसान के पास चली जाती है जिन्होंने अब तक टोमिन का साथ दिया था। इसके बाद टोमिन जियांगमो की कब्र के पास जाता है और उसे उसका हेड बैंडेड वापस कर देता है। इसके बाद हम लोग टोमिन को उसके मेंशन में देखते हैं जहाँ पे टोमिन अकेला बैठा होता है। तभी युआन रैंग उसके पास आता है और उससे कहता है हेलो दोस्त, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना वादा नहीं भूले होगे। जिसपे टोमिन अपने आर्मर को पहन लेता है और युआन रैंग को वो देता है जो उसे चाहिए। अगले दिन टोमिन के पास क्यूए आता है जो टोमिन को किसी से मिलवाने के लिए ले जाता है और जब टोमिन उस पर्सन से मिलने के लिए जाता है तब वो पाता है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि हाई प्रिंसेस हैं। टोमिन प्रिंसेस को देख के उससे कहता है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं और इसी के साथ ही इस कहानी का अंत हो जाता है।